Ignited Minds Tutorials has released an insightful video on the chapter From Trade to Territory for Class 8 CBSE and other boards. This video delves into the foundation and expansion of British rule in India, covering important topics such as the arrival of the East India Company, the Battle of Plassey, and the Battle of Buxar. The video provides a comprehensive explanation of how the British transformed from mere traders to rulers of Indian territories. It also discusses the reasons behind the British expansion in India, including economic, political, and military factors. The impact of British rule on the Indian economy, society, and culture is also explored in this video. Additionally, the video sheds light on the resistance offered by Indian rulers and the consequences of their defeat. Overall, this video is a valuable resource for students studying this chapter, as it offers a clear and detailed understanding of the historical events that shaped the British rule in India. Whether preparing for exams or seeking a deeper comprehension of this period in Indian history, this video is an excellent tool for learning and revision. कम से कम क्लोज तो कर दो। We'll start with this new chapter from trade to territory. ये NCERT का चैप्टर है। आपके स्टेट बोर्ड में एक चैप्टर है ग्रेट स्ट्रगल ऑफ 1857। ये सेम ही चैप्टर है, ठीक है। इट्स द सेम चैप्टर एक्चुअली। 1857 में क्या क्या हुआ था और कैसे हमारे ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने हमारे ऊपर राज किया था। इट्स द स्टोरी अबाउट दैट, ठीक है। तो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी मतलब क्या होता है, ब्रिटिशर्स लोग आए थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स हैड कम टू इंडिया। ये जो ब्रिटिशर्स आए, ये पहले हमारे यहाँ पे क्या करने आए थे, ट्रेड करने आए थे। ट्रेड मतलब धंधा, बिजनेस करने आए थे। लेकिन धीरे धीरे इनको दिखता है कि भाई ये तो काफ़ी आपस में फूट है इनमें, ठीक है। हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाई है, अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ है और हम तब तक एक कंट्री जैसे स्टैब्लिश नहीं हुए थे। हमारी एक कंट्री नहीं थी। मतलब ये मराठा एम्पायर है, ये आपका मुगल साम्राज्य है, ये आपका भाई साहब बंगाल साम्राज्य है। इस तरह से हमारा पूरा इंडिया बटा हुआ था। इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज नॉट इंडिया एज अ कंसोलिडेटेड कंट्री। एक सिंपल कंट्री के हिसाब से नहीं था, एक कंसोलिडेटेड कंट्री के हिसाब से इंडिया नहीं था, ठीक है। इट वाज नॉट अ कंसोलिडेटेड कंट्री। इंडिया वाज एक्चुअली स्प्लिट अप। तो यहाँ पे भाई साहब स्प्लिट अप था। इंडिया वाज स्प्लिट अप इनटू मेनी स्मॉलर कंपोनेंट्स, ठीक है। और इसी बात का इन लोगों ने फायदा उठाया। तो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी इंडिया वाज एक्चुअली स्प्लिट अप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या था भाई साहब, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे ये आए और इन्होंने अपना अब धंधे की वजह से आए यहाँ पे, ठीक है। दे केम टू ट्रेड and finally they established themselves, ठीक है। ओके, इंट्रोडक्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो कंपनी आई थी, जरा नोटबुक रखिए ना। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी? तो जो हमारे यहाँ पे धंधा करने आई उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये ब्रिटिश की कंपनी थी। इट वाज अ कंपनी फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन एंड द नेम ऑफ दिस कंपनी वाज ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये भाई साहब आए और इन्होंने धंधा चालू किया, ठीक है। ओके, औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। तो उस टाइम पे इंडिया में मुगल साम्राज्य था ज्यादा करके, ठीक है। और औरंगजेब बहुत पावरफुल थे, मतलब वन ऑफ द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर्स। पावरफुल मतलब जिन्होंने साम्राज्य की बहुत ज्यादा वृद्धि की थी और मतलब वन ऑफ द पावरफुल रूलर्स, उनको डिफीट करना मुश्किल था, ठीक है। ओके, इस्टैब्लिश कंट्रोल। तो इंडिया में ज्यादा करके ये देखो, ये पूरा औरंगजेब का एम्पायर था, ठीक है। ये जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको, तभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था। टाइम क्या है भाई साहब? तो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। इट वाज, ओ भाई साहब टाइम क्या है? हाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो आपके स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में एक कॉमन चैप्टर है आपका ग्रेट 1857 का, ठीक है। आई एम डूइंग दिस, हिस्ट्री का एक कॉमन चैप्टर है ये, ठीक है। तो उस टाइम पे देखो औरंगजेब का ऐसा साम्राज्य फैला हुआ था इंडिया में। अभी इंडिया बोलेंगे अरे अफगानिस्तान तो इंडिया में नहीं है, अरे भाई साहब पाकिस्तान तो इंडिया में नहीं है। हाँ नहीं है, तभी इंडिया एज इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता था। हम इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते थे, ठीक है। वी यूज्ड टू कॉल दिस एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसमें एक राज्य की मतलब इंडिया एज अ कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता था। क्या टाइम है भाई साहब लोगों का? हाँ, सब अपने अपने टाइम पे आ रहे हैं यहाँ पे। 10-10 मिनट लेने भाई साहब। सो इंडिया एज अ कंट्री डिडंट एग्जिस्ट। इस चीज को आज आप समझ नहीं पाएंगे,
लेकिन उस टाइम पे ऐसा ही था, कहीं पे मुगल साम्राज्य है, कहीं पे मराठा साम्राज्य है, कहीं पे भाई साहब डेक्कन साम्राज्य है, कहीं पे नवाब ऑफ औध है, कहीं पे बंगाल साम्राज्य है, तमाम गुटों में ये बटा हुआ था। इंडिया डिडंट एग्जिस्ट एज अ कंसोलिडेटेड वन कंट्री, ठीक है, ये ऐसे चितर वितर था भाई साहब, ठीक है। ओके, सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऐसे बसा हुआ था। औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल, ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नोन एज इंडिया। तो ये औरंगजेब की टेरिटरी थी, इतना औरंगजेब के मुगल साम्राज्य का विस्तार था, ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई धंधा करने के लिए, ठीक है, टू डू बिजनेस। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 many Mughal governors, subedars and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. जैसे ही औरंगजेब का डेथ हुआ, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे आपके जो गवर्नर्स थे, तो यहाँ पे मतलब जैसे ही वो पावरफुल रूलर थे, उन्होंने कैसे भी करके पूरे साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग करके होल्ड किया हुआ था। आफ्टर हिज डेथ ये जितने भी सूबेदार थे, ठीक है, कि कभी हुआ इनका डेथ 1707, जो मुगल गवर्नर्स थे और जमींदार थे, ये भाई साहब क्या करने लगे, अपने अपने राज्यों पे हक जमाने लगे, ठीक है। दे स्टार्टेड, मतलब कैसा हो गया कि क्लास में अगर टीचर ना हो तो जैसे हर एक 10 मॉनिटर अपना गुंडागर्दी कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग अपना गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो ये भी अपने गुंडागर्दी करने लगे। ये जितने भी मुगल गवर्नर्स थे और सूबेदार थे, इन लोग ने सब अपना अपना छोटे गुटों में अपना अपना गुंडागर्दी इन्होंने चालू कर दिया, ठीक है। As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, दिल्ली could no longer function as an effective center. तो अभी सब जगह पे पावरफुल, देखो कहीं पे राजपूत लोग इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है, कहीं पे तो मराठास लोग तो बहुत पावरफुल हो गए थे, क्योंकि अभी तक शिवाजी आ गए थे, ठीक है, मराठास, देन देयर वर राजपूत्स, देन देयर वर सिख्स, ऐसे भाई साहब सब जगह पे ये रिबेल्स हो रहे थे, रेबिलियन हो रहा था अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। सो पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज, तो ऐसे साथ में ही ऐसे रीजनल किंगडम्स इमर्ज होने लगे, ठीक है। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर, दिल्ली भाई साहब एक इफेक्टिव सेंटर की तरह काम नहीं कर पा रहा था, पूरे इंडिया पे इसका कंट्रोल नहीं था, ठीक है, दिल्ली वाज नॉट एक्चुअली एबल टू कंट्रोल। बाय द सेकंड हाफ ऑफ द 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. अभी भाई साहब एक नया पावर आने लगा, द ब्रिटिश एम्पायर। दे केम टू ट्रेड इन इंडिया, but when they saw that India as a central government was very weak and there was no country at all, तब इन्होंने भाई साहब उसका फायदा उठाया, ठीक है। उस टाइम पे हम एक कंट्री जैसे एग्जिस्ट नहीं करते थे, हम अलग अलग गुटों में बटे हुए थे और हमारे अंदर भाई साहब अलग आपसी लड़ाइयाँ थी, ठीक है। तो इन्होंने इसका फायदा उठाया, इन्होंने बोला कि भाई इस कंट्री में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, इस कंट्री के रिसोर्सेज को अपन आराम से लूट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और ये एक ऐसा कंट्री इफेक्टिवली स्टैब्लिश नहीं हुआ है, इट हैज नॉट बीन एबल टू स्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ कंट्री, ठीक है। ओके, डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के हिसाब से आए, एंड वे रिलेक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। तो इनको भाई साहब टेरिटरीज से मतलब नहीं था, इनको धंधे से मतलब था। यहाँ पे हम आएंगे, धंधा करेंगे, जो भी रिसोर्सेज होगा उसको ब्रिटिश में ले जाएंगे, उस पर प्रोडक्शन करेंगे, फिर बेचेंगे पूरी दुनिया में, यही था। इनको टेरिटरियल एक्सपेंशन का कोई मकसद नहीं था, यहाँ पे इंडिया में अपना घर बसाएंगे या टेरिटरी एक्सपैंड करेंगे, ऐसा कोई मकसद नहीं था। मकसद था धंधा, मकसद था बिजनेस, ठीक है। व्हेन दे केम, देन हाउ डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर। तो ऐसा कैसे हो गया कि हम बोलते हैं कि भाई ब्रिटिश एम्पायर पूरा फैल गया, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। आए थे ये बिजनेस करने के लिए, लेकिन पूरे इंडिया में कैसे फैल गया और इनका एम्पायर हो गया, ब्रिटिश एम्पायर हो गया, ठीक है। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इन दिस चैप्टर यू विल सी कि कैसे हुआ ये, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ठीक है, 1600। तो भाई साहब आपका कितने कभी आए थे ये लोग, 1600 में आए थे, ठीक है। द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। चार्टर मतलब समझते हैं, धंधा करने का परमिशन, ठीक है। तो इनको परमिशन, जैसे अगर आपका एक दुकान है तो आपको एक लाइसेंस लगता है उस धंधे को चलाने के लिए, ठीक है, वैसे ही इस कंट्री में आने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेट ब्रिटेन में एक कंपनी थी। ग्रेट ब्रिटेन जो था एक बहुत बड़ा राज्य था, उसमें एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इट अक्वायर्ड चार्टर मतलब एक लाइसेंस मिला फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ। उस टाइम पे भाई साहब ग्रेट ब्रिटेन में क्वीन रूलर थी और उनसे चार्टर मिला, ग्रांटिंग इट सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, ठीक है। तो इसको ही परमिशन मिला था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सोल राइट, मतलब सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही परमिशन मिला। ग्रेट ब्रिटेन में और भी बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये परमिशन मिला सो दैट दे कैन ट्रेड इन इंडिया, ठीक है, दे कैन ट्रेड इन इंडिया। ओके,
द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete with द ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई और दूसरा ग्रुप नहीं आ सकता, ठीक है, नो अदर कंपनी कुड कम। समझ में आ रहा है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये हक मिला हुआ था, ठीक है, ओके। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस, तो अभी भाई साहब यहां से ऐसे ओशन से आते हुए ये इंडिया तक पहुंची, ठीक है, वेंचर अक्रॉस द ओशंस, ठीक है, लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच दे कुड बाय गुड्स एट अ चीप प्राइस, तो ऐसे नए लैंड्स की खोज में ये निकल पड़े जहां पे वो चीप में गुड्स को परचेज कर सके, इसको इंग्लैंड ला सके, प्रोडक्शन कर सके और अपना पैसा कमा सके, ठीक है, ओके। लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स, कैरी देम बैक टू यूरोप एंड सेल देम एट हायर प्राइसेस, यूरोप में वापस ले जाएं, प्रोडक्शन करें एंड सेल देम एट हायर प्राइसेस, ठीक है। तो द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, क्योंकि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये चार्टर या लाइसेंस या ठप्पा मिला हुआ था कि वो ईस्ट के साथ ट्रेड कर सकती है, इसीलिए उसको कोई डर नहीं था दूसरे कंपनीज से, ठीक है। अरे भाई ये भी आ जाएगा कंपटीशन में, या ये लोग भी आ जाएंगे, इनसे हमको डर है या इनसे हमको प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं था भाई, बिंदास धंधा करो, ठीक है, ओके। मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, ठीक है। मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर, ठीक है। तो भाई उस टाइम पे क्या होता था, सबको यही था कि चीप में रॉ मटेरियल्स को परचेस करें और उसको हाई प्राइस में बेचें, फायदा इसी में है, ठीक है, उस टाइम पे यही था, ओके। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन में जितनी भी दूसरी कंपनियां थी वो यहाँ पे नहीं आ सकती, चार्टर मिल गया है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो ग्रेट ब्रिटेन में था वही आकर यहाँ पे धंधा कर सकता है। लेकिन उस टाइम पे यूरोप पे दूसरे भी पावर्स थे, जैसे पोर्तुगल था, ठीक है, उस टाइम पे भाई साहब फ्रेंच कॉलोनीज थी, तो यहाँ पे फ्रांस भी था, फ्रांस, पोर्तुगल, ये सब उस टाइम पे पावरफुल एम्पायर्स हो चुके थे। लेकिन चार्टर सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन में ही जितनी कंपनीज हैं उन पे एप्लीकेबल थी, इन पे नहीं, ठीक है। अभी यूरोप में भाई साहब फ्रांस भी है, ग्रेट ब्रिटेन भी है, ठीक है, फिर आपका भाई साहब पोर्तुगल भी है, ये सब कंट्रीज भी इंडिया में आने लगी, ठीक है। भाई इनके लिए तो ग्रेट ब्रिटेन के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते, तुम्हारा कंट्री का लॉ तुम देखो, तुमने चार्टर दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को, हम नहीं दे सकते, ठीक है, हम तो आएंगे, ठीक है। सो द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स, ठीक है। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप्स सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ग्रेट ब्रिटेन में भाई साहब वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से यहाँ कहाँ पे पहुंचे, इंडिया पहुंचे, ठीक है, दे बेसिकली सेल्ड। By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa around the Cape of Good Hope, इसको Cape of Good Hope बोला जाता है, यहाँ से जस्ट टच होते हुए यहाँ से आ रहे, ठीक है, and cross the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. उसके पहले ही पोर्तुगीज लोग पहुंच चुके थे, पोर्तुगल भी एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। आज अगर आप जाओगे गोवा में तो आपको काफ़ी सारे पोर्तुगल फोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है, यू विल सी फोर्ट्स विच वेर ऑफ पोर्तुगीज बहुत देर बाद गए, हमारे इंडिपेंडेंस के भी बाद गए, ठीक है, दे वेंट इवन आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस, हमको ब्रिटिशर्स से छुटकारा मिल गया था लेकिन गोवा को आज़ाद कराने में हमको और टाइम लगा। वी वेर एबल टू फ्री अप गोवा बाय 1965, जबकि हमारा आज़ादी हो गया था 1947 में, और इसके लिए भी काफ़ी लड़ाई लड़ी गई थी, खैर। तो यहाँ पे पहले ही पोर्तुगीज लोग आ चुके थे, तो गोवा इनके लिए इनएक्सेसिबल था, ठीक है। 1498 वास्को डिगामा आए भाई साहब, ठीक है। इनफैक्ट इट वाज वास्को डिगामा, अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर हु डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498। तो ये पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे और इन्होंने ही भाई साहब ये पहली बार इंडिया को डिस्कवर किया। इंडिया को डिस्कवर किया मतलब ऐसा नहीं था कि इंडिया पहले से नहीं था, इंडिया पहले से था, लेकिन दुनिया को इसके बारे में मालूम नहीं था। उस टाइम पे भाई साहब जीपीएस नहीं था, वर्ल्ड मैप्स नहीं थे, ठीक है, कुछ भी नहीं था, ऑन पेपर कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने पहली बार दुनिया में ये प्रचारित किया कि भाई देयर इज अ कंट्री कॉल्ड इंडिया एंड दिस इज द वे टू गेट टू इट, ठीक है, दिस इज द वे टू गेट टू इट, वास्को डी गामा। By early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in Indian Ocean. तो अभी डच भी आने लगे, ठीक है, फ्रांस, डच, ठीक है, एंड क्या कहते हैं पोर्तुगीज, ग्रेट ब्रिटेन, सब लोग आने लगे, ठीक है। Soon the French traders arrived, ठीक है भाई साहब, फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव हो गए। The problem was that all the companies were interested in buying the same things. सारी कंपनीज को भाई साहब एक ही चीज चाहिए था, ठीक है, इंडिया में जो मिलता है, स्पाइसेस मिलते हैं, कुछ कॉटन मिलता है, ऐसे चीजों को में सबको इंटरेस्ट था, एवरीबडी वाज इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है, ओके।
द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। तो जो कॉटन प्रोड्यूस होता है इंडिया में, स्पेशली महाराष्ट्र में, ठीक है, ये बहुत डिमांड में था इन कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोपियन कंट्रीज में ये कॉटन और सिल्क जो इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में मिलता था, वो काफी डिमांड में था, ठीक है। पेपर, क्लॉथ, अभी देखो ये सब मसाले हैं, ज्यादा करके एशियन कंट्रीज जो है वो अपने मसालों के लिए जाने जाते हैं, इंडिया भी, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के मसाले जो वहां पे नहीं मिलते हैं, वहां पे बड़ा टेस्टलेस सब फूड होता है। आप फॉरेन कंट्रीज में जाकर अगर फूड खाएंगे तो आपको बड़ा टेस्टलेस लगेगा, क्योंकि वहां पे वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे हम ये सारे तमाम मसाले डालते हैं जो फूड में, ऐसा उनका हवी यूज ऑफ मसाले नहीं है, ठीक है। तो इंडिया और रैदर एशिया एंटायर, तुम्हारा ये उबासी लेना चालू होता है और बंद नहीं होता है, ठीक है। इंडिया और रैदर द एंटायर एशिया इज फेमस फॉर स्पाइसेस, ठीक है। पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन टू वेर इन ग्रेट डिमांड, तो ये भी काफी ग्रेट डिमांड में थे, ठीक है। कंपटीशन अमंग्स यूरोपियन कंट्रीज इंक्रीज, तो आपका कंपटीशन जो है यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ गया, सबको वही चीज चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो एक कंट्री है, समझो ये एक कंट्री है, यहाँ पे भाई साहब फ्रांस भी आ रहा है, डच भी आ रहा है, पोर्तुगल भी आ रहा है और ब्रिटिशर्स भी आ रहे हैं, तो सबको वही चाहिए। तो आप क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, इन सब में मारामारी होगी, हमारे इंडिया वालों के साथ तो इनकी मारामारी होगी, लेकिन इन सब के साथ भी आपस में ये भिड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ, ठीक है, ऐसा ही हुआ। इनके अंदर भी काफी सारे वॉर्स हुए, देयर वर लॉट ऑफ वॉर्स दैट वर फॉट इन बिटवीन देम, ठीक है। दिस इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस एट व्हिच दीज गुड्स कैन बी परचेस्ड। अभी देखो क्या होता है कि अगर मुझे दिख रहा है कि मेरे दुकान में बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं मेरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, इतने ज़्यादा कि मेरे पास भाई साहब सप्लाई नहीं उतना, तो मैं क्या करूँगा, प्राइस बढ़ा दूंगा भाई साहब, ज़्यादा फायदा है ना। तो भाई साहब मेरे माल को खरीदने के लिए इंडियंस ने देखा कि हमारे माल को खरीदने के लिए भाई साहब ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, फ्रांस आ रहा है, डच आ रहा है, पोर्तुगल आ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, तो वाई डोंट वी इंक्रीज द प्राइस। अभी बढ़ गया भाई साहब आपका प्राइस, अभी प्राइस बढ़ गया तो इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो दिस वुड इनएविटेबली दिस रिड्यूस द प्रॉफिट्स दैट कुड बी अर्न, तो इससे इनका क्या हो गया भाई साहब, जैसे रॉ मटेरियल्स की प्राइस बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है, तो इनका प्रॉफिट कम होने लगा, ठीक है। एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स वाज द वे ऑफ, अब इनके पास एक ही तरीका बचा था कि भाई जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है उनको सफा करो, है ना, उनको टिकने ही मत दो। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो एक दुकान है, एक दुकान में भाई साहब क्या हो रहा है, माल है वो वही माल रखता है और कोई किसी के पास माल नहीं रहता, ठीक है। लेट्स से एक दुकान है और वहीं पे माल रहता है, ठीक है, एक दुकान है और उसी पे माल रहता है, दूसरे किसी के पास माल नहीं रहता है। तो एक दुकान है, अगर उसी के पास माल रहता है और लोग उसी के पास आ रहे तो ये प्राइस बढ़ा सकता है, लेकिन अभी समझ लो 2 दुकान हो गई, 3 दुकान हो गई, 4 दुकान हो गई, सब अपने अपने प्राइस पे कम दाम में अगर बेचने लगे तो इसके पास कोई नहीं आएगा, तो इसके पास अभी तरीका क्या है, इन तीनों को साफ करो, है ना। तो ऐसा होने लगा। एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स वाज द वे फॉर ट्रेडिंग कंपनीज टू फ्लरिश, तो इनके पास अभी एक ही तरीका बचा था। The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies, तो बहुत fierce battle होने लगा, ठीक है। The urge to secure markets मतलब markets को secure करने के लिए, ठीक है, therefore led to fierce battle between the trading companies, ये trading companies में अभी clash होने लगा। मतलब कोई पोर्टुगल से trading company आई है और ईस्ट इंडिया कंपनी है, फिर भाई साहब आपका डच है, फिर फ्रेंच है, इन सब में भाई साहब अभी लड़ाई होने लगी, fierce battle होने लगा, और ये बैटल ग्राउंड इंडिया ही था, इंडिया में ही ये बैटल हो रहा था, ठीक है। थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी दे रेगुलरली सैंक ईच अदर्स शिप्स, यहाँ तक कि कैसा हो रहा है भाई साहब, अच्छा ये माल लेके जा रहा है, चलो इसके शिप पे अटैक करते हैं, उसके शिप को डुबो देते हैं, भाई साहब लाखों का नुकसान हो जाएगा, फिर दूसरा शिप भेजेगा ही नहीं अगला वाला, है ना। तो रेगुलरली सैंक ईच अदर्स शिप्स, आपका पूरा माल लेकर भाई साहब वो जो जा रहा है इतना लंबा जर्नी करता हुआ, उसके शिप को ही डुबो दो भाई साहब, पहला ये हो गया, ठीक है। ब्लॉक एडेड रूट्स, ठीक है, रूट्स को भाई साहब ब्लॉक कर दिया, रूट्स, ठीक है। और क्या था भाई साहब आपका, प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स, ठीक है। तो जितने भी आपके राइवल शिप्स थे उनको सप्लाईज ऑफ गुड्स के लिए रोक दिया, ठीक है। प्रिवेंटेड राइवल शिप्स, तो जो राइवल शिप्स थे, ठीक है, प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स, तो जितने भी राइवल शिप्स थे उनको भी रोक दिया, ठीक है। प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स, भाई आपके गुड्स के सप्लाई को रोक दिया, है ना। तो मतलब एक दूसरे का नुकसान करवा रहे हैं, शिप लेके जा रहा है, शिप को डुबो दो, शिप को जाने ही ना दो, आगे जाने ही ना दो, ठीक है। ऐसा राइवलरी चालू हो गया।
ऐसा मारामारी चालू हो गया, ठीक है। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। मतलब भाई साहब जहां पे धंधा हो रहा है, जैसे अगर आप समझो ये मार्केट में आप जा रहे हो और सब ऐसे राइफल लेके खड़े हुए हैं, आ ले लो सब्जी ले लो भाई साहब, आ जाओ, ठीक है, कोई जाएगा क्या? आप सोचिए मार्केट में इंसान क्या करने जाएगा, सब्जी मीट ये सब लेने जाएगा, लेकिन अगर भाई साहब सब ऐसे बंदूक लेकर खड़े हुए हैं तो क्या ही धंधा करेंगे आप, और मतलब डर का माहौल रहेगा। लेकिन ऐसा ही था उस टाइम पे, ठीक है, सब अपना अपना धंधा कर रहे हैं, लेकिन सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है भाई साहब। कोई भी किसी का शिप डुबो सकता है, कोई भी किसी के माल का नुकसान कर सकता है, कोई भी किसी के फैक्ट्री में आग लगा सकता है, ऐसा है। तो फोर्टिफिकेशन मतलब जो भी धंधे के एरियाज होते थे वहां पे हेवी फोर्टिफिकेशन, आर्मी उतारी जाती थी, आर्मी प्रोटेक्शन, ठीक है। ट्रेड was carried on with arms and trading posts were protected through fortification. This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. भाई साहब इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट होने लगा लोकल रूलर्स के बीच में, ठीक है। तो अभी भाई साहब हो क्या रहा है, देखो देखो समझो भाई साहब, ये है अपना, क्या नाम है आपका, ओके, तो आदित्य है भाई साहब ये, ठीक है, ये एक जगह का रूलर है, ठीक है, इस प्रांत का ये रूलर है। अभी यहाँ पे कौन आया भाई साहब, कोई ब्रिटिशर आया, ठीक है, ये ब्रिटिशर आया, इसको धंधा करना है भाई साहब, तो इसने इसके साथ भाई साहब हाँ देखो ये हमको माल लेना है, इतना पैसा बनने है, तो ठीक है धंधा कर लो, ठीक है। अभी यहाँ पे फ्रांस भी आया, ठीक है, इसको भी धंधा करना है, ठीक है, इसने भी इससे बोला भाई देखो हम माल लेंगे, ठीक है भाई साहब चलो। डच भी आ गया भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, फिर आपका भाई साहब पोर्तुगल भी आ गया, ये सारे लोग आ गए यहाँ पे धंधा करने के लिए। अभी क्या हो रहा है, मारामारी हो रही है, ठीक है, कौन ज़्यादा रॉ मटेरियल उठाए और कितने सस्ते में उठाए, किससे उठाए, ये कंपटीशन चल रहा है। तो मारामारी जब हो रही है, एक दूसरे के शिप को डुबाया जा रहा है, एक दूसरे के फैक्ट्री में आग लगाई जा रही है, एक दूसरे को मारामारी किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसने अपना एक किला बना लिया भाई साहब, एकदम किला, मतलब फैक्ट्री नहीं वो किला बन गया। फैक्ट्री कैसा होता है भाई साहब, एक दरवाजा होता है, प्रोडक्शन हो रहा है भाई साहब वहाँ पे, नहीं पूरा किला बना लिया हमने, ठीक है। ये बोलेगा भाई साहब हमको भी एक किला चाहिए भाई साहब, सबने अपना अपना किला बना लिया। अभी इसको आएगा गुस्सा भाई साहब, क्योंकि मेरे राज्य में मेरे किला के सिवा अभी 4 किले और हो गए जो मेरे नहीं है। समझ में आ रहा है, किला सिर्फ किंग का ही होता है ना, या जो बोलते हैं पैलेस, या जो आपका फोर्टिफिकेशन जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होती है वो सिर्फ किंग का ही होता है, लेकिन मेरे ही राज्य में अभी और 4 किले बन गए हैं, ठीक है, तो इसको तो गुस्सा आएगा ही, ठीक है। लोकल रूलर्स क्या हो जाएगा, दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स, फोर्टिफाई मतलब फोर्ट्स बनाना, ठीक है, किला बनाना, दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। तो काफी सारा भाई साहब इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट होने लगा लोकल रूलर्स में, ठीक है। ये बोल रहे भाई साहब ये चल क्या रहा है तमाशा, ठीक है, 4 जन आए धंधा करने और चारों ने अपने किले बना लिए, वो भी मेरे अंदर, ठीक है, मेरे राज्य के अंदर। तो ये आप लोकल रूलर्स के साथ अभी मारामारी चालू हो गई, ठीक है, ओके। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो कंपनी आई थी ट्रेड करने के लिए, लेकिन इतनी मारामारी है यहाँ पे कि ट्रेड को सिर्फ ट्रेड की तरह नहीं कर पाई, फिर पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, देन इट एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। द कंपनी हैड प्योरली कम टू डू ट्रेड बट विद सो मच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इट एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स, इनएविटेबली ड्रॉन इनटू पॉलिटिक्स। इतना ज्यादा भाई साहब कॉन्फ्लिक्ट था कि उसको जबरदस्ती पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगा, ठीक है। तो ये ट्रेड से पॉलिटिक्स में वेंचर हो गया, ठीक है। दिस मूव फ्रॉम ट्रेड टू पॉलिटिक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड, ठीक है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। तो पहली बार 1651 में, ठीक है, 1651 में भाई साहब, ये क्यों हो रहा है मालूम है, तुम सो रहे हो, पेन पे होल्ड नहीं है ठकास, ठीक है। 1651 द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। तो हुगली बेसिकली गंगा का ही एक ब्रांच है, ठीक है, एक ट्रिब्यूटरी है। तो पहला ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुआ, ठीक है, मतलब धंधा करने के लिए, ठीक है, फॉर ट्रेड। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच कंपनीज ट्रेडर्स ऑपरेटेड। तो यहां से भाई साहब कंपनी के ट्रेडर्स ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। द फैक्ट्री हैड अ वॉर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वे स्टोर। अभी यहाँ पे देखो एक वॉर हाउस बनाया गया, यहाँ पे गुड्स स्टोर होते थे, इन्हीं गुड्स को भाई साहब बाहर बेचा जाता था, ठीक है। ये फैक्ट्री थी भाई साहब। यहाँ पे भाई साहब ऑफिस था, ऑफिस वेयर कंपनी ऑफिशियल्स था, हर कंपनी की एक ऑफिस होती है, तो यहाँ पे ऑफिशियल्स थे, ठीक है। As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. तो जैसे जैसे धंधा बढ़ने लगा तो कंपनी ने बोला भाई साहब जितने भी उसके मर्चेंट्स थे या ट्रेडर्स थे, आप लोग इतनी दूर दूर कहाँ हैं, आप लोग सब पास आ जाइए, धंधा करना ज़्यादा आसान होगा। इतनी ट्रैवलिंग करके आप आ रहे हो, ठीक है, इतने दूर दराज इलाकों से आप आ रहे हो,
आजू बाजू ही घर ले लो ना भाई साहब, आजू बाजू ही बस जाओ, आपको भी फायदा हमको भी फायदा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट दोनों का बहुत बच जाएगा, ठीक है, नॉर्मल है। एज ट्रेड एक्सपैंडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। 1696 में इट बिगैन बिल्डिंग अ फोर्ट। अभी प्रॉब्लम चालू होता है, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे ट्रेडर्स को बसा दिया, यहाँ पे वॉर हाउस कर दिया, यहाँ पे ऑफिस कर दिया, अभी एक फोर्ट बनाने लगे हैं, क्योंकि अभी इनसिक्योरिटी बढ़ रही थी। फोर्ट बनाना मतलब क्या होता है, आप अपना ही किला बना रहे हैं, मतलब वहाँ पे आर्मी रखेंगे अभी आप, ठीक है। तो अभी आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, पोर्तुगीज से इनसिक्योरिटी है, फ्रेंच से इनसिक्योरिटी है, डच से इनसिक्योरिटी है, तो अभी आप फोर्ट बनाने लगे। ये जो है प्रॉब्लम की जड़ है, ठीक है, ये प्रॉब्लम की जड़ है, क्योंकि रूलर्स को ये खटकेगा। किले के अंदर किला कौन बनाता है भाई साहब, या किसी रीजन के अंदर सिर्फ राजा ही किला बना सकता है, कोई और नहीं। तो दे स्टार्टेड बिल्डिंग अ फोर्ट, ठीक है, 1696। 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी राइट्स ओवर 3 villages। इन्होंने क्या देखा कि भाई साहब इंडिया वाले पैसों के भूखे हैं, तो पैसा फेंका, ठीक है, मुगल ऑफिशियल्स को भाई साहब इन्होंने खरीद लिया और जमींदारी राइट्स मिल गया इनको, 3 जगहों के 3 विलेजेस के 3 विलेजेस के जमींदारी राइट्स मिल गए। दे एक्चुअली हैड जमींदारी राइट्स ऑफ 3 विलेजेस, ठीक है। तो इन्होंने पैसा खिलाकर ये जमींदारी राइट्स ले लिया। वन ऑफ दिस वाज कोलिकाता। उस टाइम पे कोलकाता को कोलिकाता बोला जाता था, ठीक है, कलिकाता ऑल्सो नोन एज कोलकाता। आज हम कोलकाता बोलते हैं उसको, लेकिन उस टाइम पे कोलिकाता बोला जाता था, ठीक है, ओके। तो ये 3 गांव थे। इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान। उस टाइम पे फरमान हुआ करता था। फरमान मतलब एक ऐसा रूल होता था जो किंग मोहर लगा के, अगर किंग ने ठप्पा मार दिया तो किंग ने परमिशन दे दी। तो औरंगजेब को इन्होंने बोला कि हमको एक फरमान दे दीजिए बिजनेस करने के लिए, ठीक है। राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री, ठीक है। राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री मतलब क्या है, हम टैक्स फ्री धंधा कर पाए, हमको कोई टैक्स ना देना पड़े, ठीक है। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, ठीक है। तो कंपनी बार बार भाई साहब प्रेस करती रही कि ज्यादा कंसेशन मिले एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। मैनिपुलेट मतलब क्या होता है, जो प्रिविलेजेस उनको मिले हैं, जो सुख सुविधाएं उनको मिली हैं, जो धंधे पे करने को उनको टैक्स बेनिफिट मिला है, और ज्यादा क्योंकि जितना ज्यादा वो पैसा बचा लेंगे उतना ज्यादा वो पैसा कमा लेंगे। कंसेशन मतलब जैसे अगर समझ लो आप स्कूल में जाते हैं और आपने फी में कुछ कंसेशन मांगा, ठीक है, या आप डिस्काउंट, कंसेशन मतलब डिस्काउंट, ठीक है, ओके। सो द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन, डिस्काउंट्स एंड मैनिपुलेट मतलब ऊपर नीचे करना, घूस देना, ब्राइब देना। मैनिपुलेट मतलब अपने फायदे के लिए दूसरे का शोषण करना, ठीक है, मैनिपुलेट। एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, जो भी उनको प्रिविलेजेस मिले थे उनको वैसा वो और ज्यादा चाहिए उनको, ठीक है, ओके। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, ठीक है। तो औरंगजेब का जो फरमान था उसपे उसको क्या मिल गया भाई साहब, कंपनी वाज गिवन द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए उनको भाई साहब एक लाइसेंस मिल गया था, मतलब उनको टैक्स नहीं लगेगा, दे वोंट बी टैक्स्ड, ठीक है। औरंगजेब्स फरमान, ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वे कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड वेर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। तो अभी अगर देखो कोई अगर ऑफिशियल है, अगर भाई साहब आप ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए धंधा कर रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा औरंगजेब ने बोल दिया, ठीक है। औरंगजेब्स फरमान मतलब इन्होंने फरमान जारी कर दिया, रूल जारी कर दिया कि अगर आप भाई साहब कंपनी धंधा कर रही है, कंपनी कोई भी बिजनेस कर रही है, रॉ मटेरियल्स ले रही है, किसी को बेच रही है, तो भाई साहब ड्यूटी फ्री, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर कंपनी के ऑफिशियल्स पर्सनली धंधा कर रहे हैं तो उस पर लगेगा, ठीक है। ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वेर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड वेर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। तो ये अगर आप पर्सनली कर रहे हैं, जैसे समझो मैं कंपनी का आदमी हूं और मैंने कंपनी के लिए माल उठाया और भाई साहब माल एक्सपोर्ट किया, तो इसमें मेरे को टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत धंधा कर रहा हूं, मैंने यहां से माल लिया और किसी और को बेच रहा हूं, ऐसा भी कर सकता हूं ना मैं, ठीक है। अगर व्यक्तिगत में कर रहा हूं तो मेरे को फिर नहीं मिलना चाहिए, टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भाई साहब वो ये क्लेम कर रहे थे, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दे ट्विस्टेड एंड ट्विस्ट, ठीक है। दे रिफ्यूज टू पे कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। इन्होंने बोला हम क्यों पे करेंगे, हमारे पास औरंगजेब का फरमान है, देखो, ठीक है, इसमें लिखा है कि हम अगर धंधा करेंगे तो हमको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वो तुम्हारी कंपनी के लिए है, तुम्हारे पर्सनल के लिए नहीं, समझ में आ रहा है, ये तुम्हारे पर्सनल के लिए, तुम पर्सनली धंधा करोगे तो तुमको लगेगा। जैसे इसको ऐसे सोचो, ठीक है, ऐसे सोचो कि भाई साहब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, भाई साहब आपको कंपनी सैलरी दे रही है, अभी आप अपना भी धंधा कर रहे हैं, आप
पर्सनली भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं किसी किसी के लिए, तो उसका पैसा आप लेंगे, है ना, ठीक है। तो वहां पे जो पैसे का लेन देन होगा, क्या गवर्नमेंट उस पर टैक्स इम्पोज करेगी? करेगी भाई साहब, ठीक है। टैक्स जैसे आप पैसा कमाएंगे तो आपको जीएसटी वगैरह देना पड़ेगा भाई साहब, यू विल हैव टू पे द जीएसटी। ऐसा नहीं बोल सकते जाओ कंपनी से जीएसटी लो, वो आपका पर्सनल हो गया ना, वहां पे जो भी आप लेन देन कर रहे हैं उसके लिए तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा ना उधर। आप ये नहीं बोल सकते भाई साहब ये जीएसटी मैं क्यों कंपनी से जाके मांगो। इन लोग यही बोलने लगे कि भाई साहब हम क्यों टैक्स पे करें, हमारे लिए तो औरंगजेब ने टैक्स फ्री कर दिया है, ठीक है। तो ये गलत था और इसके लिए काफी सारा लॉस हो गया, रेवेन्यू में काफी सारा लॉस हो गया। बंगाल में रेवेन्यू, देखो राज्य चलता है रेवेन्यू से, तब भी चलता था अब भी चलता है, ठीक है। रेवेन्यू मतलब जो टैक्स पे करते हैं हम, अगर ये टैक्स में घपलमबाजी हो जाएगी तो मतलब सरकारी खजाना खाली हो जाने लगेगा, ठीक है। इट विल बी एट अ लॉस, ठीक है, ओके, एनॉर्मस लॉस होने लगा। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट? तो यहाँ पे तभी ये नवाब ऑफ बंगाल थे कौन? मुर्शीद कुली खान, ठीक है। ही वाज द नवाब ऑफ बंगाल उस टाइम पे, ठीक है। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स? Though the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified. तो भाई साहब अभी धीरे धीरे कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में ये स्ट्रगल जो है तो इंटेंसिफाई होने लगा, मतलब अभी ये आग पकड़ने लगी, ठीक है, क्योंकि ये लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं भाई साहब, अपने ही अपना धंधा कर रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इंटेंसिफाइड। After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional powers were maintained, ठीक है। तो आपका भाई साहब अलग अलग रीजनल पावर्स भाई साहब बढ़ने लगे, जैसे 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 हमने डिस्कस किया इसके पहले कि औरंगजेब के देहांत के बाद, ठीक है, औरंगजेब के डेथ के बाद दूसरे जितने भी छोटे छोटे पावर्स थे वो उभरने लगे, ठीक है। दे स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज। सो मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला, ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। ये सब के सब उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, ठीक है। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला, ठीक है। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस। इन्होंने बोला भाई साहब औरंगजेब ने किया रहेगा, हम नहीं देंगे कंसेशन, कंपनी को कंसेशन हम नहीं देंगे। औरंगजेब ने फरमान जारी किया था कंपनी के बारे में, लेकिन कंपनी के ऑफिशियल्स इसका फायदा उठा रहे हैं और हमारा रेवेन्यू का करोड़ों का लॉस हो रहा है, धंधे पे कोई टैक्स नहीं आ रहा है, तो वी विल रिफ्यूज टू अबाइड बाय दिस फरमान, ठीक है। इन्होंने साफ इनकार कर दिया कंसेशंस देने में या ट्रेड या टैक्स बेनिफिट्स देने में, ठीक है, ओके। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। तो इन्होंने भाई साहब बोला कि अब आपको टैक्स भरना पड़ेगा, लार्ज ट्रिब्यूट्स मतलब बड़ा टैक्स भरना पड़ेगा, कंपनीज राइट टू ट्रेड, ठीक है। एनी राइट टू मिंट कॉइन्स, इन्होंने भाई साहब अच्छा डिनाइड एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। आप जो ब्रिटिशर्स आए थे वो यहाँ पे आकर कॉइन्स भी बना रहे थे, उनके धंधे के लिए वो कॉइन्स भी बना रहे थे, तो उन्होंने उनको राइट छीन लिया, यू विल नॉट हैव द राइट टू मिंट कॉइन्स, ठीक है। स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस, और कोई फोर्ट भी आप नहीं बना सकते, धंधा करना है टैक्स पे करो, ठीक है, कोई फोर्ट नहीं बना सकते और खुद का कोई करेंसी नहीं चला सकते यहाँ पे, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स, ओके। अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, डिसीट मतलब धोखेदारी, ठीक है। इन्होंने भाई साहब बोला ये कंपनी जो है धोखेदारी कर रही है, धोखेबाजी कर रही है। दे क्लेम दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। इन्होंने बोला भाई साहब ये बंगाल गवर्नमेंट को बहुत सारा लॉस हो रहा है, ये कंपनी और कंपनी के ऑफिशियल्स के झोल के चक्कर में, ये लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, हमको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, ठीक है। अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब, तो भाई साहब अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब, ठीक है। इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, मतलब नवाब की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, ओके। राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, ठीक है, ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, ये गंदे गंदे हमको खत लिखते हैं, ठीक है, और डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स हैं, हमारे नवाब और इनके ऑफिशियल्स का ये डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सब बोलने लगे। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर ड्यूरिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। कंपनी की अलग स्टोरी थी भाई साहब, ये बोल रहे हैं कि हर एक ऑफिशियल यहाँ पे भाई साहब पैसे मांग रहा है हमसे, ठीक है, हमको धंधा करने के लिए हर एक को खिलाना पड़ेगा क्या अभी, ठीक है। सो ये बोलने लगे द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। तो इन्होंने बोला भाई साहब ये जो फालतू का डिमांड कर रहे हैं जितने भी ऑफिशियल्स हैं हमारे ट्रेड को बर्बाद कर रही हैं, ट्रेडिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव, ट्रेड जो है वो फ्लरिश तभी हो सकता है जब ड्यूटीज को हम हटा दें, टैक्सेस को जब हम हटा दें। टू एक्सपैंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, तो ट्रेड को बढ़ाने के लिए सेटलमेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। टू एक्सपैंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स। बाय अप विलेजेस, तो इन्होंने बोला कि भाई साहब अगर हमको धंधा बढ़ाना है तो हमको गांव खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि गांव में ही प्रोडक्शन होता है, गांव के गांव हमको खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। एनलार्ज सेटलमेंट्स, यदि और हमको भाई साहब खतरा है,
हमको दूसरों से खतरा है, इंडियन से नहीं, लेकिन पोर्तुगीज से खतरा है, फ्रेंच से खतरा है भाई साहब, आपके देश से जो लोग आ रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे धंधा करने के लिए, उनसे खतरा है, तो हमको फोर्स बनाने पड़ेंगे। ये अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। इंडियन से खतरा नहीं थे क्योंकि इंडियंस उनको माल दे रहे हैं। अगर मैं एक समझ लो हार्डवेयर की दुकान है मेरी, ठीक है, मैं चीज़ें बेचता हूँ और तुम कोई बिल्डर हो, तुम बिल्डिंग्स बनाते हो, तुमको हर समय मेरे से माल चाहिए रहेगा और मेरे को भी तुमको माल बेच के फायदा ही होगा, तो क्या तुम्हारे और मेरे बीच में कभी झगड़ा होगा? नहीं ना, दोनों का ही आपस में नुकसान है ना। तो वैसा है, इंडियंस तो इनको माल दे रहे हैं ना, यहाँ पे जो कॉटन हो रही है या जिसकी भी खेती हो रही है, इंडियंस इसको माल दे रहे हैं, तो इंडियंस को फायदा है, इंडियंस के साथ इनका झगड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन टैक्सेस को लेकर झगड़ा है, ठीक है, टैक्सेस को लेकर झगड़ा है। ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आपके टैक्स मिनिमम होने चाहिए। तो औरंगजेब ने एक टाइम पे फरमान जारी किया था, कभी भाई साहब जो दीवार से हट के बैठिए भाई साहब, हाँ अभी सो जाएंगे। तो औरंगजेब ने एक टाइम पे फरमान जारी किया कि टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अभी वो चला रहा है, जिसके चलते बंगाल में इतना लॉस हो गया, ये इतने करोड़ों का धंधा कर रहे हैं और बंगाल गवर्नमेंट को एक पैसे का टैक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम है ना फिर, ठीक है। तो सरकार चलेगी कैसे? सरकार या कोई भी राज्य चलेगा टैक्स पे ना, इतना धंधा हो रहा है लेकिन टैक्स ही नहीं आ रहा है, देयर इज नो टैक्स, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो, हमको अगर धंधा करना है तो हमको विलेजेस खरीदने पड़ेंगे, हमको भाई साहब फोर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, हमको भाई साहब अपना टैक्स का पैसा बचाना पड़ेगा। द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू कॉन्फ्रंटेशंस एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फर्स्ट और रादर द फेमस बैटल ऑफ प्लेसी। तो ये भाई साहब झगड़ा बढ़ता रहा और फाइनली एक युद्ध हुआ जिसको हम बैटल ऑफ प्लेसी बोलते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ प्लेसी ये एक बहुत ही फेमस युद्ध था, मतलब इसको हम बोल सकते हैं दिस एक्चुअली लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इसके पहले सिर्फ और सिर्फ पर्पस धंधा ही था, अब रूल करना है, ठीक है। तो ये आपका बैटल ऑफ प्लेसी हुआ, ठीक है। ओके, द बैटल ऑफ प्लेसी व्हेन अली वर्दी खान, तो आपने देखा भाई साहब मुर्शिद अली खान, अली वर्दी खान एंड नवाब सिराजुद्दौला, ये तीन स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे बंगाल के, जिनको ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, ठीक है। सो अली वर्दी खान की भाई साहब डेथ हो गई 1756 में। सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। अभी सिराजुद्दौला बहुत ही यंग थे, 17 साल के थे, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे भाई साहब हमारा मोनार्कियल रूल हुआ करता था, जो राजा का बेटा होगा वही राजा होगा, ठीक है। तो कोई इलेक्शन तो होता नहीं था, तो वो राजा बन गए, ठीक है। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस। अभी कंपनी को क्या चाहिए था भाई साहब? फायदा, ठीक है। इनको एक पपेट राजा चाहिए। पपेट राजा मतलब राजा को खुश रखो, अपना माल कमाओ भाई साहब, है ना, जो हमारी बात सुने, जो हमको कंसेशंस दे, जो हमको टैक्स बेनिफिट्स दे, जो हमारे फोर्टिफिकेशंस को ना रोके, जो सिर्फ हमको ही धंधा करने दे, जो हमारे विलेज बाय आउट को सपोर्ट करे, ऐसे तमाम चीज़ों को जो सपोर्ट करे, हम भी उसको भाई साहब सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा हम उसको पैसा वैसा खिला के रखेंगे। सो दे वांटेड अ रूलर हु कुड बी अ पपेट। पपेट मतलब जो उनके इशारों पे चले, ठीक है, उनके इशारों पे चले। लेकिन सिराजुद्दौला ऐसा थे नहीं, लिटरली अ टॉय दैट यू कैन मूव विद स्ट्रिंग्स। पपेट आपने देखा रहेगा ना, पपेट शो, ठीक है, जिसको आप भाई साहब स्ट्रिंग से नचा सकें। तो इंग्लिश रूलर्स या ब्रिटिश वाले जो थे, ब्रिटिशर्स, दे वांटेड अ पपेट रूलर so that they can make that ruler dance to their tunes, ठीक है, okay, who is controlled by someone else, okay. So it tried though without success to help one of Sirajuddauला's rivals become the Nawab। तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, देखा कि सिराजुद्दौला हमारा बात नहीं मान रहा है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनके राइवल को, इनके दुश्मन को, तो हम ऐसा करते हैं ना, ये नहीं मान रहा है ना, कोई तो इनका दुश्मन होगा, फैमिली में कोई तो होगा जो राजा बनना चाहता होगा, इसको नवाब बना देते हैं, ठीक है। इसको भाई साहब कलकत्ता के थ्रोन पे बैठाते हैं और बंगाल के थ्रोन पे बैठाते हैं ताकि हम अपना काम कर सकें, ठीक है। मतलब देखो, ब्रिटिशर्स ना कभी भी यहाँ पे रूल नहीं करना चाहते थे, उनको हमेशा एक पपेट रूलर चाहिए था। वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे धंधा करने आए हैं, इस देश को लूटेंगे, खाएंगे पिएंगे भाई साहब, निकल जाएंगे, ठीक है, हमको इस देश से कोई मतलब नहीं है। दैट इज़ वॉट दे वॉन्टेड, ठीक है। सो कैसे राज्य चलाना है या क्या करना है, वो हमारा झिक क्यों पाले, हम जो चलाना चाहते हैं चलाने दो इनको, ठीक है। इनको हम पपेट बना के रखेंगे और आपसी झगड़े और फूड का फायदा उठाएंगे, ठीक है। दैट वाज देयर मोटो, ठीक है। ये अपना होमवर्क अच्छे से करके आए थे ऐसा, ठीक है। दे न्यू व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। एंड इन्फीरियटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी, ठीक है, टू स्टॉप मेडलिंग इनटू द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन। तो अभी ये भाई साहब सिराजुद्दौला को गुस्सा आया, भाई तुम ना हमारे राज्य में हस्तक्षेप मत करो, ठीक है,
इन्होंने वार्निंग दिया कि तुम हमारे राज्य में या हमारे पॉलिटिक्स में मत आओ, ठीक है। तुमको धरना करना था, धंधा करो, टैक्स पे कर धंधा करो, हम धंधा करने के लिए रोक नहीं रहे हैं, लेकिन फोर्टिफिकेशन करना या टैक्स ना देना ये सब नहीं चलेगा, और ये जो तुम पॉलिटिक्स में घुस रहे हो इससे दूर रहो, ठीक है। ओके, स्टॉप फोर्टिफिकेशन। इन्होंने बोला भाई फैक्ट्रीज खोल सकते हो, इंडस्ट्रीज खोल सकते हो, लेकिन इस तरह से फोर्स नहीं खोल सकते, इस तरह से किला नहीं बना सकते तुम, ठीक है। पे द रेवेन्यूज, तुम रेवेन्यू पे करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जो टैक्स बनता है वो पे करो। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, ठीक है, द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। कासिम बाजार एक बाजार था और नवाब खुद 30,000 सोल्जर्स के साथ वहां पे मार्च करने, वहां पे इंग्लिश फैक्ट्री था कासिम बाजार में, ठीक है। सो ये मार्च विद 30,000 सोल्जर्स, कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स, ठीक है, लॉक द वेयरहाउस, पूरे वेयरहाउस में ताला लगा दिया वैसा, कंपनी ऑफिशियल्स को, डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, उनके सारे हथियार ले लिए, ठीक है। ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स, जितने भी शिप्स थे सबको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, किसी को भी धंधा के लिए जाने नहीं देंगे। देन ही मार्च टू कैलकाटा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर, और फिर वो कहाँ गए भाई साहब, कासिम बाजार से कैलकाटा में गए, और कैलकाटा में उन्होंने पूरा कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है, कंपनीज फोर्ट देयर, कंपनी का जो फोर्ट था उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कैलकाटा, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, रीइंफोर्स्ड बाय, तो यहाँ पे मद्रास में उनका ऑलरेडी था और मद्रास में थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव को बोला कि भाई साहब यहाँ पे सिचुएशन हाथों से निकल चुका है, इन्होंने भाई साहब फोर्ट पे भी हमारे कब्जा कर लिया है, हमको ऑलमोस्ट निकाल ही देंगे शायद, तो आप जाइए, टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। तो वो अपने पूरे फोर्स के साथ भाई साहब कैलकाटा की तरफ चल दिए, बंगाल की तरफ चल दिए, ठीक है। प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस विद द नवाब फॉलोड, फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी, ठीक है। तो नेगोशिएशंस होते रहे, ये कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, अरे चलिए मानिए, नहीं मानना है, वो ऐसा चलता रहा, वाद विवाद चलता रहा, और फाइनली कुछ नहीं हुआ, ना ब्रिटिशर्स माने और ना ही नवाब सिराजुद्दौला माने, ठीक है। तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। प्लासी एक बंगाल में जगह है, मतलब बंगाल और बिहार के बॉर्डर में, और वहाँ पे ये आर्म्ड फोर्सेस लेकर उतर पड़े, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव 1757। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर, अभी अक्सर जो घर का भेदी विभीषण बोलते हैं वैसा है, ठीक है। तो मीर जाफर थे सिराजुद्दौला के अंकल, ठीक है, और इनको राजा बनना था, इनको नवाब बनना था, लेकिन सिराजुद्दौला बन गए, ठीक है, तो इनको मतलब वो पोस्ट मिला नहीं, ठीक है। तो इनके अंदर एक आक्रोश था और ब्रिटिशर्स को ये मालूम था, सबको मालूम था, तो और ये सेना के सेनापति थे, ठीक है, इनको भाई साहब ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ ले लिया, ठीक है। वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर्स नेवर फॉट द बैटल, ये बैटल लड़ने ही नहीं गए, जो सेनाएं थी वो तो गई, लेकिन ये खुद ही बैटल लड़ने नहीं गए, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको सपना दिखाया कि सिराजुद्दौला को मरने दो, आपको हम राजा बना देंगे, और बनाया भी, ऐसा नहीं है, लेकिन वही पपेट राजा, हमारी इशारों पे राज चले वाले राजा को इनको मालूम था कि यही पपेट राजा बनाना है, समझ में आ रहा है गेम क्या था, ठीक है। सिराजुद्दौला बहुत ब्रेव राजा थे, बहुत ब्रेव थे, उन्होंने वो डरे नहीं, वो ब्रिटिशर से भिड़ गए, अकेले ही नहीं भिड़ गए, लेकिन सिराजुद्दौला के जो अंकल थे उनका नाम था मीर जाफर, और उनको वो पोस्ट चाहिए था, और ब्रिटिशर्स अपना होमवर्क अच्छे से करके आते थे वैसा लड़ाई लड़ने के पहले। इन्होंने देखा कि अरे भाई ये तो सेनापति है, ये मतलब सेनाओं को चालन तो यही करता है, इसको ही पटा लो भाई साहब, हाँ तुमको हम राजा बना देंगे, तुम दूर रहो, और वो वही किए, वो लड़ाई में उतरे ही नहीं, ठीक है। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई सिराजुद्दौला एक्चुअली वाज डिफीटेड इन दिस बैटल, ठीक है। ओके, क्लाइव had managed to secure his support by promising to make him the नवाब after crushing सिराजुद्दौला। तो भाई साहब हम तुमको बना देंगे, एक बार सिराजुद्दौला को हमको हरा लेने दो, तुम ही अगले नवाब हो, ऐसा क्लाइव ने उनको प्रॉमिस कर दिया था, ठीक है। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी वन इंडिया। ये बहुत फेमस इसलिए हुआ क्योंकि ये इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर की नींव थी, पहला फाउंडेशन था, ब्रिटिश एम्पायर यहाँ से चालू हुआ, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी में हमको हार मिली, वी वेर डिफीटेड एंड नवाब सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड, एक्चुअली द मुगल नवाब वाज डिफीटेड एंड द कंपनी वन ओवर। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड, इनको मार दिया गया, एंड मीर जाफर मेड द नवाब। तो यहाँ पे प्लासी में देखिए युद्ध हुआ था, और उसके बाद सिराजुद्दौला को असैसिनेट किया गया, असैसिनेट कर दिया मतलब मार दिया गया, मीर जाफर वाज मेड द नवाब, ठीक है। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कंपनी हर समय ऐसा ही करेगी,
चाहे कुछ भी कर ले, वो कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेगी अपने हाथों में। एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर कंपनी को कभी लेना ही नहीं है, उनको इस चिक में नहीं पड़ना है, उनको यहाँ पे रूल नहीं करना है। उनका फंडा क्लियर था, हमको यहाँ पे भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, हमको यहाँ पे रूल नहीं करना है। वी डोंट हैव टू रूल हियर, ठीक है, वी जस्ट हैव टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था भाई साहब? एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड को बढ़ाना, ठीक है। ओके, बैटल ऑफ प्लासी। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly. इनको भाई साहब समझ में आ गया कि हर राज्य में कोई ना कोई घर का बेदी विभीषण होगा भाई साहब। अगर हम उनको अपने साइड में ले लें तो हर बैटल को हम जीत सकते हैं, हर राज्य को जीत सकते हैं। उस राज्य में हम अपने आदमी को बैठा देंगे जो इनका ही आदमी होगा, और अपन कंसेशंस भी लेंगे, धंधा भी करेंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे और टेंशन भी नहीं पालेंगे। राज चलाना एक बड़ा टेंशन है ना, सबकी सुनो, सबके लिए अरेंजमेंट करो, ये सब अपन क्यों करना? हमको नहीं करना है। हमको यहाँ पे इंडिया में कोई लेना देना नहीं है, हमको यहाँ से माल निचोड़ के भाई साहब अपना माल बनाना है। दे वर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर ऐसा हम बंगाल में कर सकते हैं तो दूसरे जगहों पे भी ऐसा ही कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन वेरी वेल डू दिस, ठीक है। सो अभी इन्होंने क्या बोला भाई साहब? टेरिटरीज को नीड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली। तो इनका अभी एक फॉर्मूला इनको समझ में आ गया कि हमको टेरिटरीज नहीं चाहिए, टेरिटरीज पे अपना आदमी चाहिए, ठीक है। इनको हम डिफीट कर सकते हैं क्योंकि इन सब राज्यों में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको राजा बनना रहेगा लेकिन नहीं बन पाया होगा, ठीक है। उसको अपन राजा बनाएंगे, इनको हराएंगे, ठीक है। ओके, soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet nawabs were not as helpful as the company wanted them to be. अभी कभी कभी पपेट नवाब, चलिए पपेट नवाब मतलब देखो, तुमको हम प्रॉमिस कर रहे हैं, हम तुमको राजा बनाएंगे और बना भी रहे हैं, लेकिन तुम जब राजा बनते हो तुमको भी एक जिल्लत महसूस होती है ना, कि हाँ हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो, हमारे सारे चीज़ तुम्हारे लिए करते रहे कि हम तो हम कहाँ के नवाब हुए, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो कभी कभी जो पपेट नवाब थे वो भी उल्टा पलटी मारते थे, ठीक है। ओके, फॉर इवन द पपेट नवाब कभी कभी ऐसा होता था उनके साथ, और तभी सिचुएशन और डिफिकल्ट हो जाती थी, ठीक है। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। देखो, अगर नवाब ही ब्रिटिशर्स की जी हजूरी करे तो उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाती, उसकी क्या इज्जत होगी फिर, ठीक है। नवाब मतलब जो खुद कंट्रोल करे, जो राज्य को चलाए, लेकिन वही अगर दूसरे के सामने हाथ जोड़ करके रखा रहता है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है ना भाई साहब। फिर वहाँ के जो राज्य के लोग होंगे वो उसकी क्या ही इज्जत करेंगे, ठीक है। सो ये एक नवाबों का। तो व्हाट कुड द कंपनी डू? अभी इसका सोल्यूशन क्या है? व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। तो मीर जाफर को इन्होंने रखा था, राजा बनाया था। जब मीर जाफर प्रोटेस्ट करने लगे, जब मीर जाफर को समझ में आया कि भाई साहब ये जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम भी हटो, जान दो तुमसे नहीं होने वाला, हम दूसरे किसी को डालते। तो मीर कासिम को डाल दिया इन्होंने, ठीक है। दे एक्चुअली पुट मीर कासिम। व्हेन मीर कासिम कंप्लेन्ड मीर जाफर वाज रीइंस्टॉल्ड। तो मीर कासिम कंप्लेन करा तो उसको हटा दिया। फिर से मीर जाफर को बोला, देख भाई तेरे को हमने हटा दिया था, तूने ऐसे किया था, नहीं अभी मेरे को फिर बनना है, चलो जाते हैं। तो ऐसा ही कर रहे हैं भाई साहब, दे आर डूइंग दिस, ये गेम खेल रही है, ठीक है। मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को डाला। अभी कुछ दिनों बाद मीर कासिम भी प्रोटेस्ट करने लगा तो उसको हटा के फिर इसको डाल दिया। ऐसे चला रहे, इनको कुछ नहीं पड़ी है राज्य कैसे चल रहा है, भाड़ में जाए, हमको कुछ नहीं पड़ी है, हमको हमारा प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। वो मीर जाफर चलाए, सिराजुद्दौला चलाए, मीर कासिम चलाए, हमको कोई इससे मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है। दैट वाज देयर क्लियर। When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar and was driven out of Bengal. तो मीर कासिम ने जब कंप्लेन किया, ठीक है, मीर जाफर के बाद, तो इन्होंने इनसे भी लड़ाई हुई और ये बैटल ऑफ बक्सार फॉट हुआ था 1764। बक्सार बेसिकली बिहार में एक जगह है, ठीक है। वहाँ पे ये बैटल फॉट हुआ एंड ही वाज ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल, और बंगाल से इनको भगा दिया गया, ठीक है। ही वाज ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल। ओके ओके ओके। द नवाब had to pay rupees 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its wars and meet the demands of trade and its other expenses. तो जो भी बंगाल के नवाब है उन पे भाई साहब कंपनी ने बोल दिया कि भाई साहब हमको 5 लाख रुपए आपसे हर महीने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत से वॉर्स हैं, हमारे बहुत से लड़ाइयाँ हैं जो हमको लड़नी है, और इसके लिए हमको ये पैसा चाहिए टू मीट विथ अदर एक्सपेंसेस। तो डिमांड्स ऑफ ट्रेड है और अदर एक्सपेंसेस हैं जो हमको चाहिए, ठीक है। इन सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हमको भाई साहब ये पैसा चाहिए, आपको देते रहना पड़ेगा, यू विल हैव टू एक्चुअली पे, ठीक है। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। इनको भाई साहब ज़्यादा टेरिटरीज भी चाहिए,
ज़्यादा रेवेन्यू भी चाहिए, ठीक है, इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765 द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज। जब तक मीर जाफर की मृत्यु हुई 1765, तो कंपनी को भी चैलेंज आ रहा है, ये पपेट वाले जो महाराजा है ये कभी भी पलटी मारते हैं, फिर बोलते हैं पैसा नहीं देंगे, ये है वो है, तो अभी कंपनी भी थोड़ा सा इसका मूड चेंज हो रहा है। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्व्स। तो क्लाइव बोले कि भाई साहब हम आराम से खुद ही नवाब बन सकते हैं, हम इस पूरे बागडोर को खुद ही संभाल सकते हैं, ठीक है, वी मस्ट बिकम नवाब आवरसेल्व्स, ठीक है। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। तो कंपनी को क्या अपॉइंट किया भाई साहब, एक मिनट, तो फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। तो इन्होंने कंपनी को ही भाई साहब दीवान अपॉइंट किया एज द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, ठीक है, ओके। द दीवानी अलाउड कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। तो ये अभी रूलर हो, तो अभी भाई साहब वास्ट रिसोर्सेज को ये खुद यूज कर रहे हैं। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। अभी भाई साहब खुल्लम खुल्ला रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, कंसेशंस क्लेम कर रहे हैं, टैक्सेस को अवॉइड कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, सब अपने कर रहे हैं भाई साहब, दीवानी राइट्स ले लिया इन्होंने। फ्रॉम द दीवान मतलब होता है एक जगह, दीवानी राइट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। फ्रॉम द अर्ली 18th century इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपैंडेड, बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। ज्यादा करके भाई साहब सोना चांदी इनको देना पड़ता था, गोल्ड एंड फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। दिस वाज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। तो ब्रिटेन पहले गुड्स को सेल नहीं करता था इंडिया में, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में सेल करता था, अभी इंडिया में ही सेल करने लगा, ठीक है। नाउ दे स्टार्टेड सेलिंग इन इंडिया। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड एंटायरली स्टॉप आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी। तो ये जो गोल्ड जा रहा था ग्रेट ब्रिटेन से, ये कंप्लीटली रुक गया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने दीवानी अजम्पशन किया, मतलब जैसे ही दीवानी राइट्स इन्होंने एज्यूम किया, उसके बाद ये पूरा रुक गया, आउटफ्लो ऑफ गोल्ड वाज कंप्लीटली स्टॉप, ठीक है, ओके। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। भाई साहब अभी तो यहाँ से हम निचोड़ के अपने फाइनेंसेस को चलाएंगे, ठीक है, और भाई साहब यहाँ पे से अपन जो माल है उसको एक्सपोर्ट करवाएंगे और फिर इधर ही बेचेंगे। सो दैट इज हाउ दे स्टार्टेड, ठीक है। एनी क्वेश्चन साहब? ओके बच्चा पार्टी, वी वेर एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस, जहाँ पे आपका ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टैब्लिश हो रहा है मतलब यहाँ पे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पर्पस यहाँ पे धंधा करने का था, पर्पस यहाँ पे बिजनेस करने का था, पर स्लोली एंड स्टडीली दे रियलाइज कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिल रहा है। मुगल्स लोगों ने इनको पहले तो वेलकम किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने देखा कि ये बहुत फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, फिर अपने को पूरा टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें होने लगी, फिर धीरे 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 क्लैश बढ़ने लगा, ठीक है। दीवार पे मत रखिए उसको, और आप भी ऐसे दीवार पे मत बैठिए, हेलो स्ट्रेट बैठिए। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड डाउन आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो आपका भाई साहब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ठीक है। तो पहले क्या होता था, बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ तो धीरे धीरे क्या हो गया, ब्रिटिशर्स वो बैटल जीत गए, और ये जीतने के बाद पूरे टेरिटरी पे उनका राज हो गया। तो अभी उनको हायर अमाउंट ऑफ, अभी तो भाई साहब पूरा जो भी है उनके हिसाब से ही चलेगा, बिकॉज नाउ दे आर नो लॉन्गर द, अभी कोई किंग ऐसा नहीं है कि पपेट हो उनके हाथ में, ठीक है। सो नाउ दे आर द रूलर्स, ठीक है। सो नाउ न्यू रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। तो अभी यहाँ पे जो इंडिया का रेवेन्यू है उसी से कंपनी एक्सपेंसेस चल सकता है, रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया, ठीक है। नाउ दे डू नॉट नीड एनी मोर कैश और गोल्ड फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ इंडिया और मैनेज द बिजनेस इन इंडिया। सो नाउ इंडिया को लूट कर ही वो भाई साहब इंडिया से ही चीज़ें लेकर जाएंगे, ठीक है, ओके। सो दीज रेवेन्यूज कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया। तो जो पहले रेवेन्यू खर्चा हो रहा था, ठीक है, आपके गुड्स को खरीदने में, वो अभी क्या किस में खर्च हो सकता है, नाउ दिस कैन बी यूज्ड टू परचेज, नाउ दिस कैन बी यूज्ड टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया। तो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स को हम खरीद सकते हैं, ठीक है। व्हाट एल्स, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, कंपनी ट्रूप्स को हम मेंटेन कर सकते हैं, बड़े बड़े आर्मीज को अपन मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कैलकाटा। अभी जो फोर्टिफिकेशन था ये रुक गया था, ठीक है, क्योंकि जो मुगल साम्राज्य के लोग थे या मुगल किंग्स थे, दे वर अगेंस्ट द फोर्टिफिकेशन, ठीक है।
अभी ये बिंदास फोर्टिफिकेशन करेंगे। फोर्टिफिकेशन का पर्पस क्या था? एनीवन? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बिल्डिंग फोर्ट्स? नहीं, फोर्टिफिकेशन का फ्रॉम हुम? नहीं, मुगल्स नहीं। मुगल्स उनको बिजनेस का परमिशन दे रहे हैं। पोर्तुगीज, जो दूसरे लोग आए थे, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ये सब लोग आ गए थे ना, तो टू प्रोटेक्ट देम, ठीक है। तो ये फोर्टिफिकेशन ऊपर रहते, जो भी उनके इंडस्ट्रीज थे वो फोर्टिफाइड थे, और फोर्टिफिकेशन इनको पसंद नहीं था, ठीक है, यहाँ इंडिया के रूलर्स को। लेकिन अभी ये कर सकते हैं। द टेरिटोरियल एम्बिशंस ऑफ द मर्सेंटाइल ईस्ट इंडिया कंपनी वेर व्यूड विद डिस्ट्रस्ट एंड डाउट इन इंग्लैंड, ठीक है। तो ये जो टेरिटोरियल एम्बिशंस था, अभी क्या होने लगा, देखिए इंडिया के साथ तो ये निपट गए, ठीक है, इंडिया के साथ ये निपट चुके थे कि भाई देखो हमने तो अभी यहाँ पे इतने बड़े राज्य में, तो लॉर्ड क्लाइव ने जाकर पूरा आक्रमण किया, बैटल ऑफ पैलेसी उन्होंने जीत लिया, बक्सर ऑफ बैटल भी जीत लिया। अभी इन्होंने क्या किया कि इंडिया के ऊपर इनका पूरा अभी जम गया है, दे आर नाउ टोटली कंट्रोलिंग इंडिया, ठीक है। सो अभी इनके ऊपर ब्रिटिशर्स लोग ही शक करने लगे। टेरिटोरियल एम्बिशंस ऑफ मर्सेंटाइल ईस्ट इंडिया कंपनी वेर व्यूड विद डिस्ट्रस्ट एंड डाउट इन इंग्लैंड। तो ब्रिटिशर्स लोग ही ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को शक करने लगे कि भाई इनका मकसद क्या है, ये इतना ज़्यादा क्यों एक्सपैंड करना चाहते हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, समझ में आ रहा है। अभी आपस में ही डिस्ट्रस्ट होने लगा, ठीक है, आपस में डिस्ट्रस्ट होने लगा, ओके। द प्रॉमिस ऑफ द रिचेस आफ्टर द बैटल ऑफ पेलासी, रॉबर्ट क्लाइव रोट टू विलियम पिट, वन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट, टू द इंग्लिश मोनार्क ऑन 7th of January 1959 फ्रॉम कैलकाटा। तो रॉबर्ट क्लाइव इन्होंने वो युद्ध जीता था, कौन सा बैटल ऑफ पैलेसी जीता था, जिसके बाद पूरे बंगाल पे इनका पूरे ब्रिटिशर्स ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। उस टाइम पे विलियम पिट को इन्होंने एक लेटर लिखा, रॉबर्ट क्लाइव वाज मैनेजिंग इट, सो ही रोट अ लेटर टू विलियम पिट, ठीक है। बट सो आफ्टर द बैटल ऑफ पैलेसी, बट सो लार्ज अ सॉवरेनिटी may possibly be an object too extensive for a mercantile company, I flatter myself that there will be little or no difficulty in obtaining the absolute possession of these rich kingdoms। तो ये भाई साहब इंडिकेट कर रहे हैं कि हम इन सारे किंगडम्स को कैप्चर कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू बेसिकली डू ओनली बिजनेस? जब हम पूरा इनको कैप्चर करके लूट कर खा सकते हैं तो सिर्फ बिजनेस ही क्यों करना है, ठीक है। ओके, नाउ आई लीव यू टू जज वेदर एन इनकम ईयरली ऑफ 2 million sterling विद द पोजेशन ऑफ 3 provinces बी एन ऑब्जेक्ट डिजर्विंग द पब्लिक अटेंशन, ठीक है। तो इतना इनकम है भाई साहब यहाँ से, अगर आप यहाँ पे थोड़ा और इन्वेस्ट करें और हम यहाँ पे साम्राज्य बना लें अपना, तो इतना इनकम हम इनको इतना लूट सकते हैं, ठीक है। सो ही ओपनली प्रपोज्ड हिम, ठीक है, कि ये भाई साहब प्रपोजल है मेरा। द नवाब कंप्लेन्स इन 1733, द नवाब ऑफ बंगाल said this about the English traders. When they first came into the country, they petitioned the then government in a humble manner for liberty to purchase a spot of ground to build a factory house upon। तो ये कहानी बता रहे हैं कि भाई जब ये पहली बार आए थे तो इन्होंने बोला कि एक छोटा सा हमको ना ज़मीन का टुकड़ा दीजिए, ये ले लीजिए पैसा, और यहाँ पे अपन एक फैक्ट्री बनाएंगे, छोटा सा भाई साहब धंधा करेंगे, ठीक है। विच वॉज नो सूनर ग्रांटेड, और हमने उनको दिया भी, बट दे बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट। आज की तारीख में इन्होंने भाई साहब इतना बड़ा एक फोर्ट बना लिया है, दे हैव बिल्ड सच अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट, सराउंडेड इट विद अ डिच। तो डिच मतलब समझते हो, ये जैसे ऐसा एक नाला होता है बड़ा सा, तो पहले के ज़माने में जो फोर्ट्स बनते थे उनके आजू बाजू ऐसे नाले रहते थे, और इन नालों में मगरमच्छ वगैरह छोड़ देते थे, बहुत डीप होते थे ये नाले, मतलब कोई इनको क्रॉस करके ना आ पाए, ठीक है। एक गेट होता था, इस गेट में जैसे ये ऐसे खुलता था, ये गेट ऐसे खुलता था, लोग जाते थे, फिर ये गेट बंद हो जाता था, तो ऐसा, ठीक है। विद अ डिच विच हैज़ कम्युनिकेशन विद द रिवर एंड माउंटेड अ ग्रेट नंबर ऑफ गन्स अपॉन द वॉल्स। तो इन्होंने भाई साहब ऐसे गन्स रखे हुए हैं, तो मतलब जो लोग धंधा करने आए हैं, बिजनेस करने आए हैं, उनको इन चीज़ों की जरूरत क्यों पड़ रही है? वाई आर दे बिल्डिंग सो स्ट्रॉन्ग फोर्स विद सच अ स्ट्रॉन्ग आर्मी? व्हाट इज़ देयर इंटेंशन? किसी को भी शक होगा भाई साहब, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनाना, इतने सारे गन्स लाना, वाई आर दे डूइंग इट, विद व्हाट पर्पस? तो ऑब्वियसली बिजनेस तो पर्पस नहीं है, बिजनेस इज ऑब्वियसली नॉट द पर्पस, तो इनको शक होने लगा, ठीक है। और नवाब ने ऐसा चिट्ठी लिखा भी, ठीक है भाई, उसको जरा खींचेंगे क्योंकि पूरा लाइट आता है इसमें, थैंक यू, ठीक है। दे हैव एंटाइज्ड सेवरल मर्चेंट्स एंड अदर्स टू गो एंड टेक प्रोटेक्शन अंडर देम। तो इन्होंने बहुत सारे मर्चेंट्स को भी बोला है जो इनके साथ ये धंधा कर रहे हैं, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, ठीक है। इन्होंने बोला है कि भाई आ जाओ, हमारी शरण में आ जाओ, हम तुमको शरण देंगे, देखो हमारा इतना मोटा सा बड़ा सा फोर्ट है भाई साहब, यहाँ पे तुमको बराबर शरण मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड दे कलेक्टेड अ रेवेन्यू विच अमाउंट्स टू
100,000. They rob and plunder and carry great number of the king's subjects of both sexes into slavery into their own country. ठीक है, और ये भाई साहब यहाँ से स्लेव्स को उठाकर लेकर जाते हैं. ठीक है, यहाँ से ये बंधवा मजदूर बनाते हैं. बंधवा मजदूर समझ में आता है, आज की तारीख में आप जॉब्स करते हैं, आप स्लेव्स नहीं हैं. स्लेवरी हैज़ बीन बैंड. तो यहाँ से ये स्लेव्स को लेकर जा रहे हैं. ठीक है, इनटू देयर ओन कंट्री. ओके, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नाबोब्स. ठीक है, पहले होते थे नवाब्स, अभी ये हुए नाबोब्स. ठीक है, व्हाट डिड इट मेंट टू बी अ नवाब? वैसे नवाब होता क्या? इट मेंट ऑफ कोर्स दैट कंपनी अक्वायर्ड मोर पावरफुल एंड कंपनी अक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी. ठीक है, तो ये ज़्यादा करके पावर और अथॉरिटी में आने लगे. बट इट ऑल्सो मेंट समथिंग एल्स. ठीक है, ईच कंपनी सर्वेंट बिगैन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स. तो सब भाई साहब एकदम नवाब की तरह रहने लगे. सिर्फ जो रूलर है वही नहीं, सब लोग. ठीक है, और बड़े टॉर्चर के साथ ये इंडियंस को ट्रीट करते थे. ठीक है, ईच ऑफ देम स्टार्टेड लिविंग. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वेयर फोर्स्ड टू गिव लैंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स. तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब हार गए, जब मुगल साम्राज्य हार गया, सिराजुद्दौला जब हार गए, उसके बाद इन्होंने बहुत टॉर्चर किया, इन्होंने बहुत पैसे लूटे. दे फोर्स टू गिव देयर लैंड. सो नवाब्स को बोला भाई साहब चलिए अपना लैंड दे दीजिए हमको, और जितना भी आपका पैसा है वो भी दे दीजिए हमको एज पर्सनल गिफ्ट्स. ठीक है, ओके. टू कंपनी ऑफिशियल्स रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमास्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया. ये इतने अमीर बन गए थे कि मतलब ब्रिटिशर्स भी घबरा गए, भाई साहब ये कभी हमारे कंट्री को ना खरीद लें. ठीक है, इतने ज़्यादा अमीर बन गए थे रॉबर्ट क्लाइव इंडिया को लूट कर. ठीक है, ओके. सो 1743 ही हैड कम टू मद्रास, नाउ चेन्नई फ्रॉम इंग्लैंड. तो देखो याद करो, जब बैटल चालू हुआ तो ये अपने फोर्सेस लेकर गए थे चेन्नई से. ठीक है, तो ये कभी आए थे 1743 को. ही केम टू चेन्नई. 1764 अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल. ठीक है, ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन. तो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सारा करप्शन था और इनको गवर्नर बनाया गया, बंगाल का गवर्नर बनाया गया. और इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि हमारे तरफ से जो करप्शन है कंपनी ऑफिशियल्स में, कंपनी ऑफिशियल्स भी लोगों से भाई साहब पैसा वसूल रहे हैं. ठीक है, उल्टे सीधे धंधे में भाई साहब इन्वॉल्व हैं, तो इनसे इनको रोकिए. ठीक है. When he left India, his India fortune was worth इतना पाउंड्स. एक पाउंड में भाई साहब आप सोचिए 20 रुपये होता है. 401,000 भाई साहब इनका पाउंड्स. इतना पाउंड्स मतलब वहाँ की करेंसी है. ठीक है, इतना पैसा इन्होंने बना लिया था. दैट वाज द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैड अमास्ड. ही वाज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वाज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ. इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया था कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट भी घबरा गई और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनको क्वेश्चनिंग किया गया, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया. ठीक है, हाउ डिड यू अमास सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ. ठीक है, ओके. ऑल्दो ही वाज एक्विटेड ही कमिटेड सुसाइड. लास्ट में मतलब इनको छोड़ दिया गया क्या भी, क्योंकि देखिए इन्होंने ब्रिटिशर्स को तो लूटा नहीं था, इंडिया को लूटा था. इनको कुछ पड़ी नहीं थी, कहाँ से लूट के ला रहे हो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है ये हमको मालूम है. ठीक है, तो फाइनली ही कमिटेड सुसाइड. ठीक है, ही कुछ तो हुआ जो भी है, बट ही कमिटेड सुसाइड. ही वाज एक्विटेड मतलब इनको छोड़ दिया गया. ठीक है. हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव. सब लोगों ने भाई साहब इतना पैसा नहीं बनाया. ठीक है, सब लोग इतना पैसे बनाने, क्लाइव ने बड़े चालाकी से इतना पैसा बनाया था. ठीक है, while he was the governor, but not all the officials were that lucky or rather that brilliant. ठीक है, many died an early death in India due to disease and war. तो बहुत सारे लोग पहले ही मर जाते थे. अर्ली डेथ्स मतलब इंडिया में बहुत सारे डिजीजेस थे जिनका इलाज नहीं था, मेडिकल केयर और फैसिलिटी उस टाइम पे उतना डेवलप नहीं था. सो दे यूज्ड टू सकम टू देयर डिजीजेस. ठीक है, एंड वॉर तो चल ही रहा था. एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट. सब करप्ट नहीं थे या सब डिसऑनेस्ट नहीं थे. ठीक है, कुछ ज़रूर थे. ठीक है, नॉट ऑल वे करप्ट और डिसऑनेस्ट. ये थर्ड वाला स्विच देखो ना, ऊपर एफ लिखा हुआ है, वो एफ लिखा हुआ है. हाँ हाँ हाँ, कहाँ भटक रहे हैं, उसके बाजू में, अरे उसके बाजू में यार एफ लिखा हुआ है नीचे. हाँ, उसको क्यों बंद कर दिया? एफ लिखा हुआ है वहाँ पे, ऑन करने बोल रहा हूँ बस. ठीक है, मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स एंड देयर अपरमोस्ट डिजायर वाज टू अर्न एनफ इन इंडिया, रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ. कुछ लोग इसमें ऐसे भी थे जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आते थे ब्रिटिशर्स के, और उनका था कि भाई साहब चलो इंडिया आते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे और वापस चले जाएंगे और एक कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे. ठीक है, दोज हु मैनेज्ड टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस. और जो भाई साहब बहुत सारा पैसा कमा कर जा रहे थे, उनको क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है, वो अपना एक फ्लैशी लाइफ जीते थे,
एंड हॉन्ट मतलब फ्लॉन्ट करते थे। मतलब फ्लॉन्ट करना मतलब जैसे अगर आपके पास आईफोन है तो आप दिखा रहे हो ना भाई साहब, ये देखो, दिखावा करना, शो ऑफ करना, ठीक है, ओके। दे वर कॉल्ड नाबोब्स एंड एंजलाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, ठीक है। तो ये जो नाबोब्स हैं एक टाइप के नवाब, मतलब एंजलाइज मतलब होता है भाई साहब इंग्लिश वर्जन, ठीक है, अंग्रेजी में, ठीक है, इसको नाबोब बोल रहे हैं, ठीक है, नवाब कोई नाबोब है। They were often seen as upstars and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons, ठीक है। तो अक्सर इनका मजाक उड़ाया जाता था कि हाँ भाई इंडिया गए और माला माल होकर चले आए, है ना। तो अक्सर इनको ब्रिटिश प्लेज में इनका मजाक उड़ाया जाता था या इनके कार्टून्स बनाए जाते थे, ठीक है। अचानक भयानक में कोई अगर रिच हो जाता है बिना मेहनत किए, ठीक है, तो ऐसा किया जाता था, ठीक है। हाउ डिड क्लाइव सी हिमसेल्फ at his hearing in front of a committee in the parliament? Clive declared that he has shown admirable restraint after the battle of Plassey, that is what he said। मतलब इन्होंने बोला कि भाई देखिए पार्लियामेंट में मुझे पूछा जा रहा है कि मैंने इतना पैसा कहाँ से बनाया है, तो मैं एक अपने सफाई में ये बोलना चाहता हूँ कि बैटल ऑफ प्लेसी के बाद मैं रुक गया था, मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। ये सब भी जो भी मैंने अर्न किया वो बैटल ऑफ प्लेसी के पहले अर्न किया है, ठीक है, लेकिन बैटल ऑफ प्लेसी के बाद मैं रुक गया था, आई स्टॉप। Consider the situation in which the victory at Plassey had placed me. A great prince was dependent on my pleasure. An opulent city lay at my mercy. तो आप सोचिए मेरे बारे में, जब मैंने बैटल ऑफ प्लासी जीता तब भाई साहब एक किंग मेरे पैर पे था, एक पूरी सिटी, एक पूरी जो एक शहर था उसने मेरे हाथ जोड़ कर लिए, ठीक है। इट्स रिचेस्ट बैंकर्स बिड अगेंस्ट ईच अदर फॉर माई स्माइल्स। जितने भी बड़े बड़े बैंकर्स थे, महाजन थे उस टाइम पे, मैं हंस दूँ इत पे पैसा फेंकने के लिए राजी थे। आई वॉक थ्रू वॉल्स विच वेयर थ्रोन ओपन टू मी अलोन। मैं ऐसे मतलब पोइटिक में मैं ऐसे जैसे चलता था तो वैसे खजाने खुल जाते थे, लोगों के खजाने खुल जाते। बहुत ज़ोर से नींद आती है तुमको, है ना, तुम्हारी सिस्टर का भी यही है, उबासी और नींद। ओके, पाइल्ड ऑन ईदर हैंड विद गोल्ड एंड ज्वेल्स। मिस्टर चेयरमैन एट दिस मोमेंट आई स्टैंड एस्टॉनिश्ड एट माई मॉडरेशन। तो अगर भाई साहब सामने से मेरे पास वेल्थ आ रहा है, मैं अगर लोग मेरे ऊपर पैसा फेंक रहे हैं, अगर किसी कंट्री के लोग मेरे ऊपर हाथ जोड़ करके पैसा फेंक रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ़ है? मैंने आपके देश को तो लूटा नहीं है या मेरे देश को तो लूटा नहीं है, बाहर के देश से मैं लूट कर जितना भी लाऊं, जब उनको तकलीफ़ नहीं है तो आपको क्यों तकलीफ़ है? तो ऐसा उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट रखा, ठीक है भाई। जब मैं चलता था तो लोग अपने खजाने खोल देते थे, जब मैं मतलब बात करता था तो बैंकर्स लोग भाई साहब मेरे ऊपर पैसा लुटाते थे। ऐसी परिस्थिति थी इंडिया की, ठीक है। ओके, company rule expands. If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, 100 सालों में कैसे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग स्टेट्स को एनेक्स किया। एनेक्स करना मतलब ऐड करना, अपने इंडिया में ये ऐड करते गए, ठीक है। सर्टन की एस्पेक्ट्स इमर्ज, ठीक है। 1757 द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड द डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। ये भाई साहब बड़े चालाकी से चीज़ों को एनेक्स करते थे। देखिए कैसा है, मैं ना जैसे समझो मेरे साथ अरब की दुश्मनी है, ठीक है। अभी अरब को या तो मैं लड़ लूँ, उससे मारामारी हो जाए, ठीक है, और या तो मैं उसको उकसाऊँ और वो मारामारी करने आए तब मैं उसको मारूँ, ठीक है। ये एक हो सकता है, ठीक है। तो ये यही करते थे। कंपनी उल्ट सुल्ट रूल्स लाती थी, एकदम उल्टे सीधे रूल्स लाती थी। हाँ भाई, अच्छा आपका ना आपका कोई वारिस नहीं है, जैसे समझ लो रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा आपने, तो झांसी को उन्होंने बोला कि नहीं, झांसी अभी विल बी अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। वाई? बिकॉज यू डू नॉट हैव अ किड ऑफ योर ओन, मतलब राजा का बेटा नहीं है आपके पास, ठीक है। आपने जो बच्चा लिया है वो गोद में लिया है, अडॉप्ट किया है, तो ये राजा का बेटा नहीं है, तो इसीलिए ये राजा आपके हाथ से गया। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते थे इसको, ठीक है। ये एक ऐसा रूल निकाला उन्होंने कि भाई जिसके भी वारिस नहीं होंगे, जिसके भी बच्चे नहीं होंगे, उनको राजगद्दी नहीं मिलेगी और उनका राज ब्रिटिशर्स के साथ अटैच हो जाएगा। तो अभी रानी ऑफ झांसी बोल रही क्यों भाई, तो कुछ दिन तक लड़ेगी, फिर वैसा वो हथियार लेकर उतर जाएगी, है ना। तो ऐसे तरीके से वो लड़ते थे, वो कभी भी डायरेक्टली अटैक नहीं करते थे, ठीक है। डायरेक्टली जब आप अटैक करेंगे तो आप क्या है, मतलब अभी देखो किसी को इनका मतलब स्ट्रैटेजी बहुत वो था, पहले मेंटली इंसान को हरा दो, उसके बाद फिजिकली हराओ, ठीक है। आपको अगर मैं बोलूं कि आपका राज्य मैं छीन लेता हूं या मेरे साथ एनेक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने ये रूल निकाला है कि अगर आपको राजा से बेटा नहीं है तो आप चाहे 10 बच्चे भी गोद लें,
हम उनको राजा नहीं दे बनाएंगे और ये राज्य ब्रिटिशर्स के साथ एनेक्स हो जाएगा। तो आप पहले ही भाई साहब डिप्रेस होंगे, फिर आप लड़ने आएंगे। लेकिन अगर समझो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि हाँ मैं ना आ रहा हूँ, चलो अपन मिलते हैं, कहाँ पे, इस ग्राउंड में, बैटल ग्राउंड में मिल रहे हैं, तो आप भाई साहब अटैक के लिए आ रहे हैं तो उन लोग भी रेडी रहेंगे ना। ये वॉर जो है डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन कोई तिलमिलाता हुआ आपके पास आएगा तो उसको मारना या उसको डिफीट करना आसान है, ठीक है। दिस इज देयर स्ट्रैटेजी। द कंपनी, तो इन्होंने कभी भी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं लॉन्च किया। दे वर वेरी शार्प, दे नेवर लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। बैटल ग्राउंड में, हाँ बैटल ऑफ पैलेस ही हुआ था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये स्टेट्स को एनेक्स करते गए कभी भी ने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं किया अपने तरफ से। उधर से आया होगा तब किया होगा, लेकिन अपने तरफ से इन्होंने लॉन्च नहीं किया, ठीक है। It used a variety of political, economic and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. तो काफ़ी सारे political methods, एक और इन्होंने नियम जारी किया था कि अगर कोई राजा है और वो ठीक से राज्य नहीं चला रहा है, उसके बारे में हमको कंप्लेन मिलता है तो उसका भी राज्य हम अपने साथ ले लेंगे, ठीक है। तो अगर कोई कंप्लेन मिला तो हम उसका राज्य भी अपने साथ ले लेंगे। ऐसे तमाम नियम कानून लाए उन्होंने और यही नियम कानून के तहत वो एनेक्स करते गए, ठीक है। तो काफ़ी सारे इकोनॉमिक रीजंस अभी लोगों को उन्होंने देखा कि भाई लोग तड़प रहे हैं, लोग भाई साहब परेशान हैं, ठीक है, हाई रेवेन्यू के चलते, चलिए आ जाइए आप, हम आपको एनेक्स कर लेते हैं, आपकी लाइफ में सुविधा कर देंगे। इस तरह से तमाम पहले झोल के तरीके से इन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को एनेक्स कर लिए, ठीक है, डायरेक्ट वॉर से नहीं, पहले डायरेक्ट वॉर से नहीं, ठीक है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सार इन 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। तो इन्होंने भाई साहब रेसिडेंट्स को अपॉइंट किया जो उन स्टेट्स के जिम्मेदार होंगे, ठीक है। दे वेर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू सर्व फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ देयर कंपनी। तो ये कौन थे भाई साहब? पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स। ये ऐसे लोगों को इन्होंने अपॉइंट किया। ये क्या करते थे भाई साहब? एक स्टेट को संभालते थे, ठीक है, और रेवेन्यू इकट्ठा करते थे और दे इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, सारा कुछ जो भी है उस स्टेट का, वो दे विल ऑलवेज लुक आफ्टर इट एज इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी के इंटरेस्ट में ये लुकआउट करते हैं। Though the residents, the company officials began interfering in the internal affairs of Indian states. अभी भाई साहब ये इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी करने लगे। ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ये कौन सी पॉलिसी है, ये क्यों लॉन्च कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा टैक्स क्यों लगाया है, ये सब अभी धीरे धीरे वो इंडियन स्टेट्स में इंटरफेयर करने लगे, ठीक है, इन एजेंट्स के चलते। ओके, दे ट्राइड टू डिसाइड who was to be the successor to the throne, who was appointed in the administrative post। तो अभी ये डिसाइड करने लगे, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में कौन रहेगा, कौन सक्सेसर टू द थ्रोन होगा, मतलब एक राज्य में कौन सक्सेसर होगा, कौन ओवरटेक करेगा, ये सब वो डिसाइड करने लगे, ठीक है। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडियरी अलायंस। अभी ये सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। समटाइम्स द कंपनी फोर्स इनटू स्टेट्स इनटू सब्सिडियरी अलायंस। What do we mean by subsidiary alliance? Now, subsidiary alliance is this, ठीक है। जैसे समझिए, जरा आप ठीक से बैठेंगे, आपको वैसे ही नींद आ रही है, तो थोड़ा तो बॉडी लैंग्वेज सही कीजिए। What do we mean by subsidiary alliance? जैसे कि देखो, कोई वीक राज्य है, कोई वीक स्टेट है ना, वो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, कभी भी दुश्मन लोग उस पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे, देखिए हम आपके राज्य को प्रोटेक्शन करेंगे, हमारी पूरी आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको हमें रेवेन्यू शेयरिंग करनी पड़ेगी और ये जो आर्मी है इसको मेंटेन करना पड़ेगा, बस पूरा आर्मी हम देंगे, आप घबराइए मत। समझ में आ रही है? जैसे समझो भाई साहब, ये कोई एक रीजन है, लेट्स से एक रीजन है जिसके राजा हैं ए, ठीक है। सो ये एक वीक है, ये चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, कभी भी बी सी डी ई ये कोई भी उन पर अटैक कर सकता है और इनका राज्य छीन सकता है हमेशा। ये तो ब्रिटिशर्स आते हैं भाई साहब, ब्रिटिशर्स आते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब एक काम कीजिए, आप राजा बने रहिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, आपके इस राज्य पे अभी हमारा हक होगा, चारों तरफ हम अपनी मिलिट्री लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे कोई नहीं भिड़ेगा भी तो उड़ा देंगे हम उसको, ठीक है। तो हमारा आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास एम्यूनेशन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस आर्मी की देखरेख आपको करनी है, ठीक है, और रेवेन्यू शेयरिंग, जो आपका रेवेन्यू होता है वो शेयरिंग हमारे साथ करनी है, बस, ठीक है। इसको बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस। बदले में हम आपको क्या देंगे? प्रोटेक्शन, ठीक है, बदले में हम आपको क्या देंगे? प्रोटेक्शन। आपने सुना रहेगा, गुंडे मवाली लोग जो होते हैं वो हफ्ता वसूली करते हैं, है ना, दुकानों से हफ्ता वसूली करते हैं। ये पहले होता था, अभी भी कई कई जगहों पे होता है कि हाँ आपके यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन का मामला होगा तो अपन है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोटेक्शन,
Okay, sometimes the company forced into subsidiary alliance. According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. हाँ, आपका खुद का कोई आर्म फोर्स नहीं होगा, हमारी मिलिट्री होगी, हमारी आर्मी होगी जो आपके राज्य को रक्षा करेगी, ठीक है। ओके, और क्या है भाई साहब, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेस दैट द कंपनी वाज सपोज्ड टू मेंटेन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। तो जो आर्मी है उसका देख रेख या उसके लिए जो आपका खर्चा होता है वो आप उठाएंगे, ठीक है। जैसे हैदराबाद सब्सिडियरी अलायंस में चला गया, पूरा हैदराबाद जो स्टेट था इट वेंट इनटू अ सब्सिडियरी अलायंस विद द ब्रिटिशर्स। सो what are the Britishers doing? They are providing the army to protect the state, and at the same time they are sharing the revenue, and Hyderabad has to basically provide for the army का देख रेख उनको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, if the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty। तो ये जो रेवेन्यू है या जो पेमेंट है, ये इतने बड़े आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा है वो अगर आप नहीं दे पाए तो आपका थोड़ा बहुत पोर्शन हम एनेक्स कर लेंगे, ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा, ठीक है, एज पेनल्टी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेल्सली वाज गवर्नर जनरल 1798 to 1805, द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर half of his territory to the company in 1801 as he paid for the subsidiary forces, ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ चला गया भाई साहब, ठीक है, हाफ अपना देना पड़ा उनको, ठीक है, जो राज्य था आधा उनको देना पड़ा as he failed to pay for the subsidiary forces, ठीक है। So this is one way in which they were annexing. Hyderabad was also forced to cede territories on similar grounds. बहुत सारा प्रॉपर्टी या बहुत सारा जो पोर्शन था हैदराबाद का भी इनको देना पड़ा, ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस के चलते। What power did the residents have? This is what James Mill, the famous economist and political philosopher from Scotland, wrote about the residents appointed by the company. जो कंपनी ने रेजिडेंट्स अपॉइंट किए थे जो स्टेट्स के क्या थे, जिम्मेदार थे, ठीक है, दे वेर हैविंग द अथॉरिटी टू मैनेज द स्टेट्स, ठीक है। ओके, वी प्लेस अ रेजिडेंट हु रियली इज किंग ऑफ द कंट्री, वॉट एवर इंजंक्शंस नॉन इंटरफेरेंस ही में एक्ट अंडर। कोई रोक टोक नहीं था, कुछ भी चीज़ों में ये इंटरफेयर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को भाई साहब ये उल्टा सीधा या इलीगल घोषित कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है, दे हैड सो मच ऑफ पावर, ठीक है, दीज रेजिडेंट्स हैड दैट मच ऑफ पावर। ओके, so as long as the prince acts in perfect subservience मतलब पूरा obedient king है भाई साहब, एकदम ब्रिटिशर्स के सामने हाथ जोड़ करके है, ठीक है, and does what is agreeable to the residents, और जब तक वो करेगा जो रेजिडेंट्स के लिए मुनासिब हो, ठीक है, दैट इज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट थिंग्स गो ऑन क्वाइटली। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के चलते या ब्रिटिश गवर्नमेंट के तौर तरीक़ों को समझेगा वो और ब्रिटिश गवर्नमेंट के तौर तरीके से सारे एक्शंस करेगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मैनेज विदाउट द रेजिडेंट अपीयरिंग मच इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स, बट व्हेन एनीथिंग ऑफ अ डिफरेंट नेचर हैपेंस, the moment the prince takes a course which the British government think wrong, then comes clashing and disturbance। लेकिन ऐसा कुछ भी किंग करने की कोशिश करेगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो, तब क्लैश होगा, तब ये रेजिडेंट उसमें इंटरफेयर करेगा, तब भाई साहब क्लैशेस होंगे, ठीक है। अगर स्मूथली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के तौर तरीक़ों को और डिमांड्स को पूरा करता है कोई भी किंग, तो उसके पूरे किंगडम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वैसे ही आपके क्लैशेस होंगे, ठीक है। तेरे एनी क्वेश्चन सो फार? सब्सिडियरी अलायंस मतलब समझ में आ रहा है? तो सब्सिडियरी अलायंस वाज गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और टेरिटरी, ठीक है। ये हम आपको भाई साहब रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा और आपको इस पूरे आर्मी को मेंटेनेंस करना पड़ेगा। राजा आप ही बने रहेंगे, अगर आपसे पूरा आर्मी मेंटेन नहीं हो पाता है देन देयर विल बी अ पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन यू, और पेनल्टी क्या होगी, आपका इतना पोर्शन राज्य चला जाएगा, इतना पोर्शन राज्य चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग दैट दे डिड। Tipu Sultan, the tiger of Mysore, the company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to political or economic interest। तो बहुत रेयरली कंपनी डायरेक्टली मिलिट्री एम्प्लॉय करती थी या डायरेक्टली वॉर पे जाती थी, ठीक है। हाँ, जब मतलब कोई बहुत बड़ा थ्रेट दिखे, मतलब हाँ वाकई में भाई साहब ये हम मरने मारने पे कोई अगर उतर आता है, तभी कंपनी अपने आर्म फोर्सेज उतारती थी, ठीक है, क्योंकि कंपनी का पर्पस यहाँ पे रूल करना नहीं था, कंपनी का पर्पस यहाँ पे प्रॉफिट कमाना था, ठीक है, जो वो कमा रही थी वैसे भी, ठीक है। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। अभी टीपू सुल्तान, ये आपका मैसूर किंगडम था, देखो, ठीक है, दिस वाज बेसिकली द मैसूर किंगडम
with the case of southern Indian state of Mysore. This was actually the Mysore kingdom. ठीक है, Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali. हैदर अली टीपू सुल्तान के पापा थे, ठीक है। हैदर अली रूल फ्रॉम 1761 टू 1782। और कौन थे भाई साहब? टीपू सुल्तान, हिज फेमस टीपू सुल्तान रूल फ्रॉम 1782। तो ये मैसूर किंगडम उस टाइम पे बहुत पावरफुल था एंड दीज वेर पावरफुल लीडर्स, गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स एज वेल, ठीक है, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, ठीक है। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेस्ड पेपर एंड कार्डमम। तो यहाँ पे भाई साहब मालाबार कोस्ट में बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस होता था, ठीक है। कार्डमम, ये पेपर एंड कार्डमम बेसिकली मसाले होते हैं, स्पाइसेस, ठीक है। और इंडिया जो है तो इनफैक्ट ऑल एशियन कंट्रीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेर प्राइमरली नोन फॉर द स्पाइसेस दे मैन्युफैक्चर, ठीक है। मसालों का यहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार था, ठीक है। आपने सुना होगा मालाबार हिल जो मुंबई में ही है, तो ये मालाबार कोस्ट था उस टाइम पे, ठीक है। और इस कोस्ट से बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस होता था, ठीक है। तो मैसूर का भाई साहब पैसा भी इधर से आ रहा था, काफ़ी सारा पैसा भी आ रहा था, ठीक है, ओके। तो 1785 में टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। तो इन्होंने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, ठीक है। इन सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट होना बंद हो गया, ठीक है, ओके। दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, क्योंकि कंपनी से इनका ट्रेड बंद करवाना था तो ही डिसअलाउड है, ठीक है। डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, लोकल मर्चेंट्स का ट्रेडिंग बंद करवा दिया, ठीक है। सब के सब सो रहे, सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाइए। आपको नींद आ रही है ना, आप भी खड़े हो जाइए। नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ, मैं बिना बोले ही आप खड़े हो जाओ। 2 मिनट खड़े रहेंगे ना, आप बराबर हो जाएंगे। जिसको नींद आ रही है ऑनेस्टली खड़े हो जाइए। मैं कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा हूं आपको, आपको एक ऐसी चीज है जो आप मिस करोगे, वही स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा अटेंशन लेवल, मुझे समझ में आता है कि आप स्कूल से आए होगे, आप बहुत थके हारे होगे, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं भी जाओगे तो ये तो होगा ही आपका, ठीक है। सो प्लीज़ मैनेज योर एनर्जी लेवल्स टू द बेस्ट पीपल, ओके। बैठ जाइए, लेकिन यार तुम तो गिर ही जाओगे मेरे को लगता है, हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। Established a close relationship with the French in India. He also modernized his army with their help. तो इन्होंने भाई साहब क्या किया, पहले तो धंधा बंद करवा दिया। क्यों धंधा बंद करवा दिया? लोकल मर्चेंट्स और ब्रिटिशर्स में ट्रेड हो रहा था, ठीक है, दोनों को फायदा हो रहा था। इन्होंने बोला कि नहीं, ब्रिटिशर्स का फायदा मेरे को नहीं चाहिए, धंधा बंद करो, ठीक है। स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, मतलब चंदन की लकड़ी, पेपर, काली मिर्च होती है, ठीक है, काली मिर्च, कार्डमम, ठीक है, ये सारी जो भी चीज़ें थी, ठीक है, मतलब आपका इलायची, द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, ये बंद करवा दिया, ठीक है। दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, भाई आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया, क्योंकि इसको मालूम था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। फ्रांस जो है वो ब्रिटिशर्स के दुश्मन थे, फ्रेंच पीपल वे द एनिमीज ऑफ ब्रिटिशर्स, सो उन्होंने फ्रेंच वालों से दोस्ती कर ली, ठीक है, ओके। सो द पर्पस वाज टू डिफीट द ब्रिटिशर्स, ओके। द ब्रिटिश वे फ्यूरियस, ये भाई साहब गुस्से में आ गए। दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, ठीक है, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश। तो ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि भाई साहब हैदर अली एंड टीपू सुल्तान आर इमर्जिंग एज स्ट्रॉन्ग रूलर्स, दे आर मेकिंग फ्रेंडशिप्स विद देयर ऑपोजिशंस, दैट इज फ्रेंच, एंड दे आर ऑल्सो स्टॉपिंग द ट्रेड ऑफ मोस्ट ऑफ देयर थिंग्स, सो दैट दे आर बेसिकली कटिंग अस डाउन, ठीक है। धंधा बंद करेंगे तो पहली चोट पहुंचेगी, ठीक है, ओके। 17, तो आपका देखो इतने सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, ठीक है, ब्रिटिशर्स और इनके बीच में इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। 1764 वॉर्स वेर फॉट विथ मैसूर, मैसूर के साथ ब्रिटिशर्स के 4 जंग हुए, 1767 टू 69, 1780 टू 84, 1790 टू 92 और फाइनली 1799 जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए, ठीक है। सो इतने सारे सालों से भाई साहब जंग चलता रहा, देयर वर सो मेनी बैटल्स फॉट, ठीक है। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री, फाइनली लास्ट बैटल में उनको जीत हासिल हुई, कंपनी वन, ठीक है, श्रीरंगपट्टम। टीपू सुल्तान वाज एक्चुअली किल्ड, द सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टम, ठीक है। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलर डायनेस्टी ऑफ द वोडेयार्स, एक्चुअली वोडेयार्स को डिफीट करके ही टीपू सुल्तान की फैमिली आई थी, ठीक है, तो वोडेयार्स को फिर से दे दिया गया। देखिए ब्रिटिशर्स लोग लड़ाई लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ने के बाद या जीतने के बाद अपने लोगों को नहीं बैठाते, उनके ही किसी पपेट राजा को बैठाएंगे, ठीक है, क्योंकि पपेट राजा से पब्लिक का कनेक्शन भी रहेगा और ये इसको लूट भी सकते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए ये वोडियार्स को उन्होंने बैठा दिया, ठीक है। एज सब्सिडियरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। वोडियार्स वे प्रीवियस रूलर्स ऑफ मैसूर। मैसूर पहले इनसे ही रूल होता था, ये हार गए थे, सुल्तान्स के साथ ये हार गए थे, तो सुल्तान्स ने टेक ओवर कर लिया था इनसे, तो इन्होंने फिर से वोडियार को बैठा दिया, वोडियार को बैठा दिया और बोला कि भाई आप संभालिए आपका राज्य, हम आपके साथ सब्सिडियरी अलायंस कर रहे हैं, मतलब आपके पूरे राज्य को अपन प्रोटेक्ट करेंगे, नो इश्यूज़ एट ऑल, वही आपको पूरा देना पड़ेगा, हमारे आर्मी का मेंटेनेंस और प्लस रेवेन्यू शेयरिंग भी आपको करनी पड़ेगी। जिस दिन आप फेल होते हैं आपका थोड़ा बहुत किंगडम हम अपने साथ एनेक्स कर लेंगे, ठीक है। सो वोडियार्स को उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस पे बैठा दिया। किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाय द लेजेंड एंड देयर पावर्स ग्लोरीफाइड थ्रू देयर फोकलोर। ऐसा माना जाता था कि टीपू सुल्तान शेर से भी अकेले निहत्थे लड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, here is a legend about Tipu Sultan who became the ruler of Mysore in 1782. It is said that once he went hunting in the forest with a French friend. There he came face to face with a tiger. His gun did not work and his dagger fell to the ground. ठीक है, he battled with the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the tiger. तो अकेले हाथ से ही उस टाइगर से लड़ते रहे, ठीक है। Finally he was able to kill the tiger in the battle, ठीक है। After this he came to be known as the Tiger of Mysore. ऐसा फोकलोर है, ऐसा मतलब जैसे कहानियाँ होती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा सुना गया है, ठीक है, ऐसा हुआ था। He had the image of tiger on his flag. War with the Marathas. तो आपने देखा धीरे धीरे, पहले तो बंगाल में उन्होंने राज्य जीता, फिर भाई साहब मैसूर में, फिर अभी हम देखेंगे हाउ डिड दे कैप्चर मराठास, ठीक है, मराठास में कैसे उन्होंने कैप्चर किया। फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्व एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय द मराठा पावर विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो इन्होंने भी 3 लड़ाइयाँ लड़ी मराठास के साथ, ठीक है। इन 1761 द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शैटर्ड। एक्चुअली उस टाइम पे मराठास लोग एक्सपैंड कर रहे थे इतना ज़्यादा, क्योंकि औरंगजेब के बाद पूरा मुगल साम्राज्य बहुत वीक हो चुका था। सो द मराठास वे ट्राइंग टू एक्सपैंड, और उनका ये सपना था कि दिल्ली तक पहुंच जाए और पूरे इंडिया को कंट्रोल करे, लेकिन ये नहीं होने दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। विद द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई और फाइनली 1761 में मराठास को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। दिल्ली वाज शैटर्ड। They were divided into many states under different chiefs, sardars belonging to dynasties such as Scindia, Holkar, ठीक है, गायकवाड़, ठीक है, भोसले। ये एक्चुअली मराठास में भी अभी काफ़ी सरदार लोग इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है, आफ्टर शिवाजी और राजा संभाजी, ठीक है। ये जितने भी आपके मराठा चीफ्स थे, दे वर हैंडलिंग डिफरेंट रीजन्स। तो आपके सिंधियाज थे, होलकर्स थे, गायकवाड्स थे, भोसलेस थे, दीज वेर डिफरेंट चीफ्स एंड सरदार्स। These chiefs were held together in the confederacy under a पेशवा, that is पेशवा होते थे इनके, मतलब एक प्रिंसिपल मिनिस्टर होता है, ठीक है, इनके एक प्रिंसिपल मिनिस्टर होते थे हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पूना। तो ये पुणे में लोकेटेड होते थे पेशवा, और ये सारे सरदार उनके अंदर रहते थे, ठीक है। माधोजी सिंधिया एंड नाना फाडनिस वेर two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. The Marathas were subdued in a series of wars, ठीक है। तो बहुत सारे वॉर्स हुए और धीरे धीरे ये हारने लगे, हालांकि ये बहुत पावरफुल थे पहले। इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई देयर वाज नो क्लियर विक्ट्री। किसी को भी भाई साहब विक्ट्री नहीं मिली थी। मराठास और ब्रिटिशर्स में जो पहला वॉर हुआ था, फर्स्ट वॉर, उसमें ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी होती है मतलब समझौता होता है कि भाई अपन एक दूसरे के ऊपर फिर से अटैक नहीं करेंगे, लेकिन उस टाइम पे कौन जीता ऐसा निर्धारित नहीं हुआ था, ठीक है। 1782 में पहला वॉर हुआ। 1800 द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मीन्स ब्रिटिशर्स, ठीक है, एंग्लो मीन ब्रिटिशर्स। मराठा वॉर वॉज फॉर्म बिटवीन 1803 to 1805, ठीक है, वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। तो ब्रिटिशर्स इसमें थोड़ा बहुत जीत गए, ठीक है, आगरा और दिल्ली को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। उड़ीसा, यमुना रिवर एंड आगरा एंड दिल्ली, इन सब जगहों पे जहाँ पे मराठा साम्राज्य था या मराठाओं का होल्ड था, वो उनसे छीन लिया गया, ठीक है। सो पार्शियल विक्ट्री यहाँ पे ब्रिटिशर्स की हो गई। 1817 to 1819 थर्ड एंग्लो मराठा वॉर फॉट हुआ, इंक्लूडिंग क्रश्ड मराठा दिल्ली पावर। तो दिल्ली में जो मराठा का मूवमेंट था उसको पूरा पूरा क्रश कर दिया। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर दैट इज फॉट बिटवीन 1817 to 1819 क्रश्ड मराठा पावर। इससे मराठा पावर पूरा पूरा क्रश हो गया, ठीक है, दैट वाज एंटायरली क्रश्ड। द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंड अवे टू बिट्टूर नियर कानपुर विद अ पेंशन। पेशवा को रिमूव किया गया, जो पेशवा पुणे में थे उनको रिमूव किया गया और बिट्टूर में उनको भेज दिया गया, जो उत्तर प्रदेश की एक जगह है,
और वहाँ पे उनको पेंशन दिया जाने लगा। पेंशन मतलब समझते हैं, एक मतलब आपके रहने सहने खाने पीने के लिए एक खर्चा आपको महीने भर का मिल जाएगा। अभी आप भाई साहब पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हो सकते, ठीक है, ओके। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज ऑफ विंध्यास। विंध्यास पे पूरा कंट्रोल था भाई साहब, ठीक है। धीरे 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 कैसे ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं देखो। द क्लेम टू पैरामाउंटेसी, ठीक है, it is clear from the above that the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion। तो कंपनी बड़ी एग्रेसिवली भाई साहब ये सब टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रही थी और धीरे 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 कभी मराठास को हरा रही है, कभी मैसूर किंगडम को हरा रही है, कभी बंगाल को हरा रही है। तो ऐसे धीरे धीरे सारे किंगडम्स को वो एनेक्स करते जा रही है, ठीक है। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी वाज इनिशिएटेड। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे 1813 से 1823 तक, 1813 से 1823 तक ये बेसिकली गवर्नर जनरल थे इंडिया में और इन्होंने पैरामाउंटेसी अडॉप्ट की, ठीक है। व्हाट इज पैरामाउंटेसी? नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो इन्होंने भाई साहब घोषणा कर दी कि अभी हम सुप्रीम हैं, नाउ वी आर द मोस्ट पावरफुल, और किसी भी स्टेट से हम ज़्यादा पावरफुल है। वी आर पावरफुल देन एनी अदर स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। कोई भी स्टेट जो है उससे अपन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। In order to protect its interests, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom। भाई जो पावरफुल है उसकी चलेगी। तो अभी ये ओपनली थ्रेट करने लगे, भाई तुम्हारा ना राज्य ठीक से नहीं चल रहा है, या तो सुधर जाओ या तो अपन एनेक्स कर लेंगे, 1 महीने का टाइम देते हैं, ऐसा करने लगे ये, ठीक है। दिस व्यू कंटिन्यूड, ठीक है भाई साहब, ये अभी सबसे पावरफुल होकर इमर्ज कर रहे थे। दिस व्यू कंटिन्यूड टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल, ठीक है। तो ये सुपर पावरफुल अभी बन चुके थे। This process, however, did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka, एक छोटा सा स्टेट था कित्तूर बोल के, रानी चमान्ना took to arms and led an anti-British resistance movement। तो इन्होंने भाई साहब खुद ही आर्म्स उठाया and she fought against the Britishers, ठीक है। She was arrested in 1824 and died in prison in 1829। तो उनको अरेस्ट किया गया और she basically died in 1829। रायन्ना अ पुअर चौकीदार ऑफ सांगोली इन कित्तूर कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस। इनके बाद, ठीक है, एक चौकीदार थे रायन्ना, ठीक है, एंड ही कैरिड आउट द रेजिस्टेंस विद पॉपुलर सपोर्ट। ही डिस्ट्रॉयड मेनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। तो काफ़ी इन्होंने ब्रिटिशर्स को नुकसान पहुंचाया, ठीक है, काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ही वॉज कॉट एंड हैंग बाय द ब्रिटिश इन 1830। इनको भी मार दिया गया। इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। अभी रशिया भी एक पावरफुल कंट्री होकर इमर्ज हो रहा था, एक इंपीरियल नेशन, ठीक है। इट इमेजिन्ड एट रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो अभी ब्रिटिशर्स को ये डर था कि कहीं नॉर्थ वेस्ट से ये इंडिया में ना घुस पड़े, क्योंकि इंडिया हमारे लिए एक बहुत ही फर्टाइल प्लेस है पैसा बनाने के लिए, ठीक है, ओके। सो दे वेर अफ्रेड, ड्रिवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर द कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। तो अभी यहाँ पे वो कंट्रोल करना चाहते थे। यहाँ पे अगर उन्होंने अपना आर्मी और अपना सब कुछ कर दिया तो वहाँ से, क्योंकि एंट्री वहाँ से ही थी, रशिया अगर आना चाहता था तो यहाँ से ही एंट्री होगी, ठीक है। इतना बड़ा समुद्र क्रॉस करके कोई नहीं आएगा, इधर से ही एंट्री करेंगे। तो इधर अगर अपन फोर्सेस बैठा देते हैं और अपना स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन रहता है तो रशिया विल नॉट बी एबल टू एंटर इंडिया, ठीक है। दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान। तभी अफगानिस्तान भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था और इन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान के साथ बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड स्टैब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। और उन्होंने एक इनडायरेक्ट कंपनी रूल को स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। 1843 सिंध उस टाइम पे, जो अभी भी बेसिकली अफगानिस्तान का पार्ट है, वाज टेकन ओवर, ठीक है। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो पंजाब के बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, ठीक है, और इनसे काफ़ी खौफ था उनको, ठीक है। सब लोग डरते थे क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, ठीक है। इन 1839 आफ्टर हिज डेथ, तो दे हैड टू वेट टिल ही डाइड, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ टू प्रोलॉन्ग वॉर्स वेर फॉट विद द सिख किंगडम। तो अगेन ब्रिटिशर्स ने अटैक किया और सिख किंगडम के साथ लड़ाई लड़ी 1839। अल्टीमेटली पंजाब 1849 में भाई साहब एनेक्स हो गया ब्रिटिश एम्पायर में, ठीक है। सो इस तरह से आप अभी देखो हम पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो जैसे मैंने आपको बोला डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा नियम या कानून ब्रिटिशर्स ने लगाया कि अगर आपका कोई बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है प्राइमरली, तो वो राजगद्दी पे नहीं बैठ सकता। किसी और को अडॉप्ट करके आप राजगद्दी पे नहीं बैठा सकते। अगर किंग का कोई लड़का नहीं है तो
तो किसी और को आप राजगद्दी पे नहीं बैठा सकते, ठीक है, और वो राज्य जो है ब्रिटिशर्स के साथ एनेक्स हो जाएगा। तो इन्होंने एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स निकाला, ठीक है। सो द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने ये, लॉर्ड डलहौजी वाज बेसिकली द लॉर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 1848 to 1856. Lord Dalhousie was the Governor General. ठीक है, he devised a policy that came to be known as the Doctrine of Lapse. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, heir मतलब बच्चा, ठीक है, लड़का, अगर कोई इंडियन रूलर की मौत हो जाती है विदाउट अ मेल हायर, हिज किंगडम वुड लैप्स। लैप्स मतलब अभी उसका उस किंगडम पे कोई हक नहीं होगा, उसके राज्य पे कोई हक नहीं होगा, दैट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरी। तो और ये क्या हो जाएगा, कंपनी टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंपनी टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। तो ये डॉक्ट्रिन अप्लाई करके वो फटाफट से भाई साहब एक के बाद एक किंगडम्स को एनेक्स करते गए विदाउट एनी वॉर्स, विदाउट, भाई नियम है मानना पड़ेगा, ठीक है, या तो हमसे लड़ लो या तो एक्सेप्ट कर लो इसको, ठीक है, ऐसा है, गुंडा कर दिए। तो 1848 में सतारा एनेक्स हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तलते, संबलपुर आपका एनेक्स हो गया, ठीक है। 1852 में उदयपुर एनेक्स हो गया, 1853 में नागपुर एनेक्स हो गया, 1854 में झांसी एनेक्स किया, और जैसे झांसी को एनेक्स किया तो इन्होंने भाई साहब रानी ऑफ झांसी ने एक वॉर लड़ा इनके साथ, ठीक है। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। दिस टाइम द ब्रिटिश had an added argument. They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab. तो अभी एक अलग ही रूल ला रहे हैं, अभी तक लाया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अभी ला रहे हैं भाई साहब मिस गवर्नमेंट, आप ठीक से राज्य नहीं चला रहे, हमको ऐसा दिख रहा है, इसलिए हम आपका राज्य एनेक्स कर रहे हैं, ऐसे ही उल्ट सुल्ट कुछ भी नियम ला रहे थे ये, ठीक है। तो दे वर ब्रिंगिंग अप एनीथिंग, ओके। Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. तो एक बहुत बड़ा विद्रोह या रिवोल्ट हुआ 1857 में, और उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इंक्लूडिंग रानी ऑफ झांसी, अवध के लोग, ये सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो दिस इज नोन द फर्स्ट रिवोल्ट इन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वॉरेन हेस्टिंग्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर, ठीक है। बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर, ठीक है, नो इन बंगाल, ठीक है। तो भाई साहब नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन मुंबई एंड मद्रास। तो कंपनी ने भाई साहब पूरा पावर स्टैब्लिश कर लिया था इन रीजन्स में, ठीक है, इन जगहों पे पूरा कंपनी का दबदबा था भाई साहब, ठीक है, ओके। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज, ठीक है। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड मुंबई। These were the 3 presidencies. Each was ruled by a governor. ठीक है, the supreme head of the administration was the governor general. ठीक है, Warren Hastings, the first governor general, introduced several administrative reforms notable in the sphere of justice. ठीक है, तो कुछ अच्छी चीजें लाई इन्होंने वॉरेन हास्टिंग्स ने। तो क्या था भाई साहब, फ्रॉम 1772 a new system of justice was established. Each district was to have 2 courts. ठीक है, सिस्टम ऑफ जस्टिस, एक क्रिमिनल कोर्ट होता था जिसको क्या बोला जाता था, फौजदारी अदालत, ठीक है। ये क्रिमिनल कोर्ट होता था जिसमें क्रिमिनल केसेस हैंडल किए जाते थे, ठीक है, और उन पे भाई साहब जजमेंट होता था। एक सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत बोलते हैं, सिविल केसेस, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी ले ली, किसी ने किसी का पैसा झोल से ले लिया, ऐसा सिविल केसेस। क्रिमिनल केसेस होते थे जहाँ से चोरी, डकैती, मारामारी, मर्डर ऐसा हुआ है, ये सब क्रिमिनल केसेस होते थे, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा एस्टैब्लिश किया। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती, ठीक है, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स। भले ही इनके जो वो थे वो काजी और मुफ्ती थे, बट यहाँ पे कलेक्टर्स लोग इनके ऊपर थे, ठीक है। दे वर बेसिकली बीइंग हैंडल्ड। यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। तो इनके जो जज हुआ वगैरह वो करते थे, वो सब यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर देम। तो इन्होंने भाई साहब कभी भी कोई डिस्प्यूट होता था सिविल केसेस में, तो मोहम्मदन की तरफ से मौलवीज और हिंदूज़ की तरफ से हिंदू पंडित्स, दे यूज टू इंटरप्रेट कि भाई साहब हमारे रिलीजन में ये नियम है, तो इसने जो किया है इसके हिसाब से ये सही है या गलत है, आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें होने लगी, ठीक है। अ मेजर प्रॉब्लम वाज दैट ब्राह्मण पंडित्स गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र। अभी इन हिंदुइज्म में अलग अलग सेक्ट्स हैं, अलग अलग डिविजन्स हैं, ठीक है, और अलग अलग डिविजन्स के हिसाब से लॉ को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो ये सब अलग अलग वर्जन देने लगे और कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज।
आप जैसे डाइजेस्ट पढ़ते हैं ना भाई साहब, ठीक है, तो इनसे बोला गया कि हिंदू लॉज का एक कच्चा चिट्ठा हमें दे दीजिए, ठीक है, ताकि हम पढ़ सके इसको और इसी के हिसाब से लॉज को हैंडल कर सके। NB had translated this digest into English. By 1778, a code of Muslim laws had also compiled for the benefit of European judges. क्योंकि ये यूरोप से आ रहे थे और जजमेंट पास कर रहे थे इंडियंस के ऊपर, तो इसीलिए कुरान और हिंदुज़म के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज थे उनको जानना ज़रूरी था, तो इनको इंटरप्रिटेशन किया गया और फाइनली 1778 में दोनों भी धर्मों से एक बुक आ चुकी थी। Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established, while a Court of Appeal, the Sardar Nizamat Adalat, was also set up at Calcutta. तो यहाँ पे भाई साहब कैलकाटा में ये सेटअप हुआ, ठीक है, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। तो कलेक्टर था भाई साहब जो मेन था। एज द टाइटल सजेस्ट, हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड टैक्सेस, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। सो विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, दरोगा, इन इनके सबके हेल्प से वो क्या मेंटेन करता था, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। His office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. तो कलेक्टर ऑफिसर जो कलेक्टर्स का जो ऑफिस था अभी वो सबसे इंपॉर्टेंट होता जा रहा था, ठीक है। Just one moment here. Okay, I impeached the common enemy and oppressor of all. Here's the passage from Edmund Burke's eloquent opening speech during the impeachment of Warren Hastings. तो वॉरेन हेस्टिंग्स को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज एक्चुअली रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट, ठीक है, फॉर सर्टन रीजंस। एडमंड बर्क ने, आई इम्पीच हिम इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया हुज राइट्स ही हैज ट्रॉडन अंडर हिज फुट एंड हुज कंट्री ही हैज टर्न इनटू अ डेजर्ट। तो इन्होंने भाई साहब इनके ऊपर इम्पीचमेंट किया मतलब इनके ऑफिस से, इनकी अथॉरिटी से इनको रिमूव किया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। लास्टली, इन द नेम ऑफ ह्यूमन नेचर इटसेल्फ, in the name of both the sexes, in the name of every age, in the name of every rank, I impeach the common enemy and oppressor of all. तो इन पे इल्ज़ामात लगाए गए, उनको हटा दिया गया। The company army, colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on the military strength. तो इनका मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर पूरा पावर रेस्ट करता था, ठीक है। तो बहुत बड़ा पावर था। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी। तो मुगल आर्मी में कौन कौन थे, देखो, कैवलरी सवार मतलब जो आपके घुड़सवार होते थे, ठीक है, ट्रेन्ड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, ऐसे ट्रेन्ड सोल्जर्स होते थे, ठीक है, और इन्फेंट्री जो पैदल फुट सोल्जर्स होते थे। ये मुगल आर्मी से बना। मुगल आर्मी जो उस टाइम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी वो इन दोनों चीज़ों से बनी हुई थी, ठीक है। ओके, द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी, ये मेन थे उनके, ठीक है, घुड़सवार जिनको बोला जाता था। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, तीरंदाजी एंड द यूज ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। तो इस सब में इनको ट्रेनिंग दिया गया था। द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनल ट्रेन्ड इन्फेंट्री। तो इन्होंने इनको इग्नोर किया। इनको लगता था कि हाँ भाई सिर्फ तादाद बढ़ाने के लिए है, तो ज़्यादा इन पे फोकस ना करके उन्होंने इन पे फोकस किया, ठीक है। इनको भाई साहब घुड़सवार हैं ये, और यही हमारे लिए जंग जीतेंगे, तो उनका मुगल आर्मी का इन पे फोकस था, ना कि इन पे, ठीक है। द रूरल एरियाज आर अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म पीजेंट्स एंड द लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स, ठीक है, पैदल सोल्जर्स। मुगल सक्सेसर्स states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. लेकिन यहाँ पे अभी मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध एंड बनारस, ठीक है, अवध एंड बनारस started recruiting peasants. अभी ये भाई साहब peasants को हायर करने लगे। peasants मतलब जो फार्मर्स थे, और उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाने लगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी adopted the same method when it began recruitment for its own army, which came to be known as sepoy army. इन्होंने भी भाई साहब अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रोसेस चालू किया। फ्रॉम द इंडियन स्पोर्ट, सिपाही मीन सोल्जर, सिपाही से सिपाही है, ठीक है, सिपाही से सिपाही है, ठीक है, क्लियर है, ओके। एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820s, द कैवलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन। धीरे धीरे वॉरफेयर चेंज होने लगा, नए टेक्निक्स इवॉल्व होने लगे, तो कैवलरी रिक्वायरमेंट अभी डिक्लाइन होने लगी और ज़्यादा कैवलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। This is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह थी लड़ाइयों की, ठीक है, ओके। So the soldiers of the company's army had to keep pace with changing military requirements and its infantry regiments now became more important. तो वहाँ पे घुड़सवार से ज़्यादा infantry regiments were more important। क्या
मैचकेट्स एंड मैचलॉक्स भाई साहब अलग अलग, जैसे यहाँ पे ऐसे गोरिल्ला वॉरफेयर होता है, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े केव्स होते हैं और इसके अंदर आर्मीज होती हैं, इनको मालूम भी नहीं चलता, इनको लगता है कि पहाड़ है, लेकिन इनमें से फटाफट फटाफट निकल के ये लोग मार देंगे। तो मस्केट्स एंड मैचलॉक्स होते थे ऐसे, ठीक है। सो दीज वेयर बेसिकली हिडन प्लेसेस फ्रॉम वेयर द आर्मीज यूज टू इमर्ज, ठीक है, और वहाँ पे घुड़सवारों की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। तो नाउ दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द इन्फेंट्री, which was basically the British began to develop a uniform military culture. Soldiers were increasingly subjected to European style training. Drill होता था भाई साहब, discipline, regulated their life far more than before. ठीक है, खाना पीना रहन सहन सब चेंज होने लगा. Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. तो ब्रिटिशर्स को भाई साहब एक फोर्स चाहिए था प्रोफेशनल सोल्जर्स के लिए, और ऑफन ये कास्ट इन सबको इग्नोर कर देते थे, ठीक है, दे यूज्ड टू इग्नोर दिस थिंग्स. Could individuals so easily give up their caste and religious feelings? The answer is no, bhai. Could they see themselves only as soldiers and not as members of communities? What did the sepoys feel? How did they react to changes in their lives and their identity? That is the sense who they were. The revolt of 1857 gives a glimpse into the world of sepoys. You will read about this. तो ये second chapter में आप पढ़ेंगे इसमें कि क्या-क्या changes आए थे. Thus, the East India Company was transformed from a trading company into a territorial colonial power. तो पहले आई थी धंधा करने के लिए, लेकिन अभी ये प्रॉपर कॉलोनियल पावर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी. इन्होंने पूरा अपना जमा लिया था इंडिया में, ठीक है. द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी ऑल्सो एडेड दिस पर्पस. तो अभी स्टीम इंजन्स आने लगे, ठीक है. टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रैवल इंडिया बाई सी, ठीक है. स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks. तो अभी 3 हफ्ते में ही भाई साहब आप इंडिया पहुंच रहे हैं, स्टीम शिप्स आ गई, ठीक है. एनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम फ्रॉम अ फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया. बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल अबाउट 63%. इंडिया का 63% इन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है. पूरा कब्जा था इनका. 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये तभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, देखो इसमें 78% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन दे वर कंट्रोलिंग, combined with its identical influence on the remaining territory population of the country. The East India Company had virtually the whole of India under its control. तो पूरे इंडिया पर भाई साहब इन्होंने एक कंट्रोल कर लिया था. The Dutch trading ships reached the South Africa in the 17th century. Soon slave trade began. तो उस टाइम पे भाई साहब बहुत बड़े पैमाने पे स्लेव ट्रेड चालू हो गया. मतलब मजदूरों को ले जाया जाता था, उनके पैरों में बेड़ियाँ बांध दी जाती थी और उनको बड़े इनह्यूमन तरीके से काम करवाया जाता था, ठीक है. पीपल वेर कैप्चर्ड, चेन्ड एंड सोल्ड इन स्लेव मार्केट. जैसे स्लेव मार्केट्स होते थे, देखो इनके पैरों में जंजीरें होती थी और ये भाई साहब मार्केट्स होते थे. जैसे मार्केट्स में आप भाजी वगैरह बेचते हैं, वैसे ह्यूमन्स भी बिकते थे एज स्लेव्स, ठीक है. तो दीज वेर स्लेव ट्रेड्स. व्हेन स्लेवरी एंडेड इन 1834 दे वेर 36,774 प्राइवेटली ओन्ड स्लेव्स at the Cape located at the southernmost tip of Africa. इतने लोग भाई साहब थे, ठीक है, इतने slaves थे, okay. A visitor to the Cape in 1824 has left a moving account of what he saw in the slave auction. ये सब भाई साहब slave auction के कुछ मतलब slave trade के कुछ observations हैं कि बहुत ही दर्दनाक तरीके से इनको रखा जाता था, ठीक है. So this basically completes your chapter on how the Britishers has traveled